डिनर के बाद मैंने कपड़े बदले और अपना छोटा बैकपैक पहना। लायरा के साथ उसके एक्टिंग ऑडिशन के लिए निकल पड़ा। बस में मैंने उसे देखा। तुमने आखिरी बार नए कपड़े कब खरीदे थे? उसकी सफ़ेद शर्ट पीली पड़ गई थी, कॉलर खराब हो गया था। उसके पास शायद 3 या 4 आम कपड़े थे, सब धुल धुल कर फीके पड़ गए थे। लायरा ने थोड़ी अजीब सी मुस्कान दी। मैं ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मैंने उसे कहा, यह वह साल है जब तुम्हें सबसे अच्छा दिखना चाहिए। उसने धीरे से याद किया। मैंने जो कुछ भी कमाया उसका ज़्यादातर हिस्सा ट्रॉय के लिए चीज़ें खरीदने में चला गया। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं बचाया। उसने एक बार सोचा था कि यह सब ठीक था, मेहनत करना, ध्यान से पैसे बचाना, उसके लिए कपड़े और जूते खरीदना। अब वह बस इतना ही कह सकती थी कि उसे कोई अफसोस नहीं था। भले ही ट्रॉय ने बिना सोचे उससे मुंह मोड़ लिया था, वह कह सकती थी कि वह अच्छी थी। उसने कभी उसके साथ धोखा नहीं किया। लिंडन फैमिली सच में सबसे अजीब है जिससे मैं मिला हूँ। क्या ट्रॉय ने उनकी जान पिछली जिंदगी में बचाई थी या कुछ और? एक प्रोडक्शन कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हो, तुम्हें उस हिसाब से दिखना चाहिए। अगर तुम पुराने और थके हुए कपड़ों में जाओगी तो उनके कुछ कहने से पहले ही तुम्हें खुद बुरा लगेगा। जब हम पहुंचे तो मैं उसे पहले एक कपड़ों की दुकान पर ले गया कुछ पसंद करने के लिए। हम अभी अंदर घुसे ही थे कि एक तेज घमंडी आवाज सुनाई दी। अरे, यह तो हार्विक की वारिस है। पहले सब कुछ कस्टम बनवाती थी, अब तुम्हें देखो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मैंने जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। जेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हर बार जब हम मिलते थे तो ऐसा ही होता था। जो परिवार कुछ फैक्ट्री चलाते थे, अमीर थे, लेकिन किसी बड़े खानदान जितने नहीं थे। जेन को हमेशा मेरी पढ़ाई से जलन होती थी, हमारी कभी नहीं बनती थी। वह मुझे हमेशा नापसंद करता था, लेकिन मेरी इज्जत की वजह से वह ज्यादा कुछ नहीं कहता था। लेकिन वह तब की बात थी। अब मैं सिर्फ एक पहले का पाला हुआ बेटा था जिसे हार्विक परिवार ने निकाल दिया था। अब मेरे पास हार्विक नाम नहीं था, तो मैं किस बात पर घमंड करता? जब तुम जानते हो कि मैं हार्विक परिवार छोड़ चुका हूँ तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अब मैं वह नाम नहीं रखता। असली हार्विक का बेटा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसने कहा। मैं मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। मैंने उसकी नफरत भरी नजर को अपने ऊपर पड़ने दिया। मैंने रैक से एक नए स्टाइल का चाइनीज कपड़ा निकाला और लीरा को दिया। यह तुम पर अच्छा लगेगा। लायरा ने डरकर जेन की तरफ देखा। मैंने उसे देखा। उसकी चिंता मत करो। जेन ने हंसी उड़ाई और घूरता रहा। तुम गरीब हो, तुमसे गरीबी की बू आती है। वह कपड़ा कई हजार का है, क्या तुम उसे खरीद सकते हो? सिर्फ पहनकर वापस रखने के लिए चीजें ट्राई कर रहे हो, और अगर कुछ खराब कर दिया तो पैसे कहाँ से दोगे? मैंने अपनी आवाज धीमी रखी ताकि मेरी बात चुपचाप उस तक पहुंचे। मेरे पास पैसे हैं या नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। नाडिया और जेड से सालों तक लड़ने के बाद मेरी जुबान बहुत तेज हो गई थी। मैं पहले हर्विक नाम की वजह से चुप रहता था। अब वह नाम नहीं है। जो भी मुझसे उलझेगा उसे वही मिलेगा जो वह डिजर्व करता है। जेन गुस्से से भर गया। तुम बस इंतजार करो, उसने धमकी दी और चला गया। लायरा नए कपड़ों में बाहर आई। मैंने उसे देखा, खुश होकर। यह तुम पर बिल्कुल सही लग रहा है, जैसा मैंने सोचा था। हम प्रोडक्शन कंपनी पहुंचे। ये छोटी थी, साफ दिख रहा था कि यह ज्यादा समय से खुली नहीं थी। लीरा अंदर के निर्देशों का पालन करते हुए अपने ऑडिशन के लिए चली गई। मैं बाहर कंपनी के लोगों को घूरता रहा। मेरी आंखें थोड़ी सी छोटी हो गईं। कुछ तो था जो जाना पहचाना लग रहा था। एक रिसेप्शनिस्ट ने मुझे इंतजार करने की जगह दिखाई। उस कपड़े और उसकी खूबसूरती और मौजूदगी के साथ लायरा को शायद कुछ अच्छा मिल जाए। लगभग आधे घंटे बाद एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम फिर से? मैंने अपना कप नीचे रखा और मुड़ा। जेन, तुम फिर से? उसकी आंखों में मजाक था कि वह प्यारा बेटा अब ऑडिशन दे रहा है। मैं कहूंगा कि तुम अभी चले जाओ जब तक जा सकते हो। मैंने अपनी ठोड़ी हाथ पर रखी और उसे सच्ची हंसी के साथ देखा। यह मेरे चाचा की कंपनी है। मेरे एक शब्द से तुम दोनों में से किसी को भी कोई रोल नहीं मिलेगा। मैंने इस बात पर सोचा। तो यह कंपनी तुम्हारे चाचा की है? जेन ने हंसी उड़ाई। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मुझसे खुद माफी मांगो और मैं शायद तुम्हें एक रोल दिलाने के बारे में सोचूंगा। जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकले, एक लंबा आधे उम्र का आदमी ऑफिस से बाहर आया। जेन दौड़कर उसके पास गया और कहा, यह अपनी बहन को ऑडिशन के लिए लाया है। मुझे यह पसंद नहीं। मिस्टर चेन ने अपने भतीजे को बड़े प्यार से देखा। वह लड़के को अपने बेटे जैसा मानता था। जैसे ही उसने सुना कि कोई परेशानी कर रहा है, वह तेज नजर से मुड़ा और फिर उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी। तुम यहाँ कैसे? जिस इज्जत से मिस्टर चेन ने मुझे बुलाया, उससे जेन की आंखें बड़ी हो गईं। मिस्टर चेन जेन को धकेलकर आगे बढ़े और तेजी से मेरी तरफ आए। क्या आपको आज मुझसे कुछ चाहिए था? मैंने शांति से पानी का घूंट लिया। बस अपनी बहन के साथ ऑडिशन के लिए आया हूँ। मिस्टर चेन मुस्कुराए। आपके पास इस कंपनी का 50% हिस्सा है। किसी को अंदर लाना दुनिया का सबसे आसान काम है। मेरी नज़र मतलब के साथ जेन की तरफ गई। अच्छा हुआ आपके भतीजे ने मुझे याद दिलाया। मैं तो भूल ही गया था कि मेरा भी इसमें हिस्सा है। तब मुझे बस वही करना होता था जो हार्विक परिवार मुझे देता था। मैं सेलिन से बचपन से ही इन्वेस्टमेंट सीख रहा था। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं रहता था कि किन कंपनीज में मेरे शेयर्स थे। हर वह मालिक जो जानता था मुझे मेरे नाम से बुलाता था। मिस्टर चेन ने आगे कहा, आपकी बहन किस रोल के लिए ऑडिशन दे रही है? मैं उसे अभी पक्का करवा देता हूँ। मैंने जेन की तरफ देखा। मेरी बहन चीजें खुद कमाना पसंद करती है, वह दूसरों के रिश्तों पर भरोसा नहीं करती। मिस्टर चैन उस बात का मतलब समझ गए। उसने अपने भतीजे को घूरा। क्या तुम्हारी इससे कोई गलतफहमी हुई है? माफी मांगो। अभी। मैं मुस्कुराया। कोई गलतफहमी नहीं, बस ये मुझे पसंद नहीं करता और ये एक पर्सनल बात है। इसे बिजनेस के साथ मिलाना ऐसा दिखाएगा जैसे मैं अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर बदला ले रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। मिस्टर चैन को थोड़ी राहत मिली।
आप हमेशा बड़े दिल वाले हैं। मेरा यह भतीजा बिगड़ गया है, मैं आगे से उस पर ज्यादा नजर रखूंगा। जेन ने अपने दांत पीसे लेकिन कुछ नहीं कहा। लगभग 12 ऑडिशन देने वाले लोग बाहर आए। लायरा भी उनमें से थी। मैंने अपनी एनर्जी तुरंत वापस ले ली। लायरा मुस्कुराई। मुझे एक छोटा रोल मिला है, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है। मुझे थे। मैंने मिस्टर चैन को जल्दी से अलविदा कहा और हम निकल पड़े। उन्होंने हम दोनों को जाते हुए देखा। मॉल में मैंने पूरे परिवार के लिए 2-2 कपड़े लिए। यह मिड ऑटम फेस्टिवल के तोहफे थे। मुझे एक बार में लगभग 10,000 खर्च करते देखकर लीरा को बेचैनी हुई। इतने पैसे मम्मी और पापा को इसे लेने में जरूर अजीब लगेगा। मैंने कहा, 1,000 का कपड़ा जो लंबे समय तक चले वह सही है। सस्ती चीजें जो एक धुलाई के बाद खराब हो जाती हैं वह बेकार हैं। मेरी सोच सीधी है, तुम्हारी वार्डरोब में ऐसे कपड़े होने चाहिए जो जरूरत पड़ने पर काम आए। सच कहूँ तो कपड़ों पर कुछ हजार खर्च करना कुछ हद तक जेड को परेशान करने के लिए भी था। जब यह खबर जेड तक पहुंची तो वह पागल होने वाली थी। एड्रियन ने लीरा को शॉपिंग पर ले जाकर पूरे लिंडन परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। 17 साल तक भाई बहन रहे और उसने मुझे कभी कुछ पहनने के लिए नहीं खरीदा और अब वह अपनी उस बहन को शॉपिंग पर ले जा रहा है। मुझे जाकर उससे इस बारे में बात करनी होगी। जेड ने अपना फोन और कार की चाबी उठाई। मैं उसे आज वापस खींच कर लाऊंगी। नौकर उसके सामने शांति से आया, सर थोड़ा झुकाए हुए। और वहां जाकर आप क्या कर लेंगी? आपने ही लिंडन परिवार को नीचे गिराया था। वह शायद अभी भी आपसे उस बात पर गुस्सा होगा। जेड बीच रास्ते में रुक गई। उसकी आंखों में कुछ चमका, पछतावे का निशान। उसने जानबूझकर वह दिवालियापन करवाया था ताकि मैं हार्विक परिवार न छोड़ूं। कौन सोच सकता था कि लिंडन परिवार के टूटने के बाद भी मैं बिना सोचे समझे वहां से चला जाऊंगा। मुझे हार्विक परिवार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, जरा भी नहीं। कैपिटल सर्कल में जेड की इज्जत कुछ खास अच्छी नहीं थी। लापरवाह, बेकाबू, कभी किसी बात को सीरियस नहीं लेती थी। तो अचानक उसे इतना बड़ा काम करने की क्या जरूरत पड़ी थी? जवाब 2 साल पहले का था, जब नोरा की गलती से जेड के बॉयफ्रेंड से टक्कर हो गई थी। जेड वहां थी। जैसे ही उसने नोरा का चेहरा देखा जो मेरे जैसा था, उसने तुरंत किसी को इसकी जांच करने को कहा। इस तरह उसे पता चला कि मैं उसका असली भाई नहीं था, कि मैं लिंडन परिवार का असली बेटा था। मैं शायद उस ठंडे घर में अकेला इंसान था जिसने उसे सच में दिलचस्प बनाया था। वह नहीं चाहती थी कि मैं हार्विक परिवार छोड़ूं, इसलिए उसने लिंडन परिवार को दिवालिया करवा दिया। अगर असली और नकली बेटे की सच्चाई सामने आ भी जाती तो उसने सोचा कि मैं टूटे हुए लिंडन परिवार को देखकर उन्हें अपनाने से मना कर दूंगा। लेकिन उसी समय उसे डर था कि जब सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा तो शायद मेरे पास कोई असली चॉइस नहीं होगी, और वह नहीं चाहती थी कि मैं वहां वापस जाकर तकलीफ उठाऊं। तो लिंडन परिवार के खत्म होने के बाद वह मुझे ढूंढने आई और मेरे सामने कहा, लिंडन परिवार अब गरीब हो गया है, यहीं रहो, मेरे अच्छे छोटे भाई बनो और मैं तुम्हें पहले की तरह ही बिगाड़ती रहूंगी। उसने मुझे सच पहले ही बता दिया था ताकि इसके पब्लिक होने से पहले मुझे तैयारी करने का समय मिल जाए। हार्विक परिवार के पैसों का इस्तेमाल करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो, कुछ पैसे बचा लो ताकि कुछ भी हो मेरी जिंदगी ज्यादा मुश्किल न हो। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इतनी जल्दी खराब हो जाएंगी। सिर्फ 2 साल और ट्रॉय दरवाजे पर आ गया। उसकी नजर में मेरा जाना भी पूरी तरह से सही नहीं था। पाले हुए बेटे की तरह रहने से अच्छा था कि मैं छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। एक चीज जो उसने नहीं सोची थी वह यह थी कि मैं लिंडन परिवार वापस जाने का फैसला करूंगा। जेड ने अपनी ठोड़ी हाथ पर रखी और उदास होकर सांस छोड़ी। आज तक उसे नहीं पता कि उसने जो किया वह सही था या गलत। ट्रॉय खुद ढूंढते हुए आया, लेकिन उसे इस गड़बड़ के बारे में पहले कैसे पता चला? यह सवाल हाल ही में मुझे परेशान कर रहा था। मैंने सोमवार को लंच पर सेलिन से इस बारे में बात की। मुझे अपने पिछले बारे में 2 साल से पता था, इसलिए जब ट्रॉय पहली बार आया तो मैंने तुरंत नहीं सोचा कि कुछ गलत है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सोचने पर विक्टर और क्लेयर ने कभी मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने अचानक खुद ही अपने असली बेटे को ढूंढने का फैसला किया हो। और लिंडन परिवार तो पहले ही दिवालिया हो चुका था। ट्रॉय के पास उनसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। तो उसे कैसे पता चला कि वह कौन है और उसे पैटर्निटी टेस्ट कहाँ से मिला? सेलिन को भी यह अजीब लगा। जब मैं पैदा हुआ था हार्विक परिवार पहले ही सबसे ऊपर था। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट वार्ड, ऐसी गड़बड़ कैसे हो सकती है? किसी ने यह सब प्लान किया था, यह जानबूझकर किया गया था। ट्रॉय हाथ में पैटर्निटी टेस्ट लेकर आया। अगर वह सच में असली बेटा है तो ठीक है, लेकिन वह टेस्ट कहाँ से आया? और अगर वह नहीं है तो इसके पीछे जो भी है उसके बहुत बड़े मकसद हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अंदर किसका खून है, और मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि ट्रॉय असली है या नहीं। लेकिन अगर किसी ने यह सब प्लान किया है तो मुझे किसी और के खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। और मुझे अभी तक नहीं पता कि वह क्या चाहते हैं या वह सच में किसे निशाना बना रहे हैं। मुझे यह पसंद नहीं कि मुझे बिना बताए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं किसी को चुपचाप इसकी जांच करने को कहूंगा। तुम ट्रॉय को समझने का मौका ढूंढो, देखो वह क्या बोलता है। सेलिन ने मुझे एक ग्लास ऑरेंज जूस दिया। वह ज्यादा परेशान नहीं लग रही थी। आखिर तब मैं बस एक बच्चा था। जो भी इसके पीछे था वह खास तौर पर मुझे निशाना नहीं बना रहे थे। अब इसका मुझसे सीधा कोई लेना देना नहीं था, तो उसके ज्यादा परेशान होने की कोई खास वजह नहीं थी। वह गलत नहीं थी, लेकिन अंधेरे से देखे जाने का एहसास ठीक नहीं लग रहा था। सच पता लगाना ही एक अकेला सुरक्षित तरीका था, और मैं सेलिन पर पूरा भरोसा करता था। सेलिन ने अपनी आंखें पतली की। तुम मुझसे ऐसे कब से बात करने लगे? 17 साल हो गए और हम अजनबियों जैसे लगने लगे हैं। मैंने उसे देखा। थोड़ा कम बोल सकती हो? सेलिन ने दुखी होने का नाटक किया। तुम पहले मुझे नाम से बुलाते थे, अब बस डायरेक्टर लू। मैंने उसकी पीठ पर हल्के से थपकी दी। वह बस हंसी और हिली नहीं। रिसर्च इंस्टीट्यूट में जेनेटिक टेस्टिंग का सामान है। जब भी मौका मिले ट्रॉय के बाल का सैंपल लेना और मैच करवाना।
मैंने आगे कहा, ग्रेजुएशन के बाद मुझे बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ग्रेजुएट होने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यहीं देश में। कंपनी का सारा काम अभी मुझ पर है। तुम कब आ रही हो काम बंटाने? सेलिन हैरानी से हंसी। मैं कोई काम करने वाली घोड़ी नहीं हूँ, मैंने पैसा लगाया है, तुम काम करो। ये कैसा इंतजाम है? अगली सुबह जब क्लास शुरू होने वाली थी, टीचर एक किताब लेकर अंदर आए। ट्रॉय ने मेरी सीट की तरफ देखा और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में कुछ सोचने वाला दिख रहा था। एड्रियन को लंच में कोई लेने आया था और वह अभी तक वापस नहीं आया। क्लास शुरू होने वाली है, शायद उसे कोई जरूरी काम था। क्या हम शुरू करें टीचर? रिको ने वह ताना सुना और अपनी आंखें घुमा लीं। सोचा था कि वह अब सुधर जाएगा और यहाँ वह मौका मिलते ही एड्रियन पर ताना मार रहा है। रिको ने अपनी आवाज ऊंची की। एड्रियन सेलिन के साथ एक बिजनेस मीटिंग में है, क्योंकि डायरेक्टर लू उसे खुद लेने आई थी। मुझे लगता है हम सब उसकी फिक्र करना छोड़ सकते हैं। टीचर ने समझदारी से सर हिलाया, किताब खोली और पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रॉय का चेहरा उतर गया। ये कैसी स्कूल है जो स्टूडेंट्स को बिना कुछ कहे क्लास छोड़ने देती है? क्रेस्टवुड बड़े घरों के वारिसों से भरा था। ज्यादातर लोग घर जाकर फैमिली बिजनेस संभालते थे, लेकिन काफी लोगों के अपने काम भी चल रहे थे। टीचर्स ने बिजनेस मीटिंग्स की वजह से होने वाली छुट्टियों पर ध्यान देना कब का छोड़ दिया था। स्कूल इस मामले में जानबूझकर ढील देता था। आखिर असल बात दुनिया का तजुर्बा लेना था। आप उसे रोक नहीं सकते थे। एक क्लास छोड़ दो, ठीक है, फाइनल्स पास कर लो और किसी को कोई फिक्र नहीं थी। ट्रॉय जो नया आया था और अभी चीजें समझ रहा था, ये सब कुछ नहीं समझा। वह बस यही सोच रहा था, मैं एड्रियन को उसकी जगह से कैसे हटाऊं। पहला कदम, सेलिन को रास्ते से हटाना, और अगर ये नामुमकिन था तो हमारे बीच फूट डालने का कोई तरीका ढूंढना। जब तक मैं स्कूल वापस पहुंचा, दोपहर का तीसरा पीरियड था, घुड़सवारी की क्लास। मैंने लॉकर रूम में कपड़े बदले और क्लास में शामिल होने के लिए राइटिंग फील्ड की तरफ गया। रिको ने मुझसे कहा, सेलिन के साथ खाना जो कई घंटे चला। मैंने ट्रॉय की तरफ देखा और बात को वहीं छोड़ दिया। खून और पहचान के मामले वह जिंदगी बदलने वाले होते हैं ना। रिको मेरी बात नहीं समझा। क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? क्या तुम दोनों ने आखिरकार रिश्ता पक्का कर लिया? मैंने उसे देखा। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बस। रिको ने मुंह बनाया। अच्छे दोस्त? हाँ ठीक है, सब जानते हैं कि तुम दोनों की तो पहले से ही शादी पक्की है। मैंने उसे गुस्से से देखा। तुम और क्विन ही एक दूसरे के लिए बने हो। एक दूसरे के लिए बने? छोड़ो भी, मेरी पसंद तो तुम्हारी बहन जैसी है। आजकल कौन अपने बच्चों की शादियां तय करता है? क्विन और मैं बस दोस्त हैं, सीधी सी बात है। अगर हम सच में शादी कर लेते तो हम शायद एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते। मैं एक साथ परेशान और खुश था। तुम सिर्फ खूबसूरती के पीछे भाग रहे हो। लायरा का स्वभाव बहुत नर्म है। अगर तुमने उसे डेट किया तो एक हफ्ते में ही तुम्हें वह बोरिंग लगेगी। वह मेरे लिए परफेक्ट है, रिको ने जवाब दिया। तुम बस ज्यादा फिक्र कर रहे हो। उसने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे गुदगुदाना शुरू कर दिया, जब तक मैं हंसने लगा और रहम की भीख मांगी। मैं उसके हमले से बचने के लिए मुड़ गया। मैंने अपनी आंख के कोने से क्विन को आते हुए देखा। आओ अपने होने वाले पति को संभालो। रिको के कान लाल हो गए। वह तुरंत रुक गया। क्विन के कान भी लाल हो गए। उसने नीचे देखा और अपनी नाक छुई। लिन और शन परिवारों के बीच की सगाई कोई राज नहीं थी, लेकिन सबके सामने चिल्लाकर बोलने से अभी भी शर्मिंदगी हो रही थी। एक खून जमा देने वाली चीख ने उस पल को तोड़ दिया। सब मुड़ गए। ट्रॉय अपनी जान बचाने के लिए लगाम पकड़े हुए था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और डर से उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। घुड़सवारी का टीचर पीछे से करीब आ रहा था, सही मौका देख रहा था बीच में आने का। लगाम को इतना कस के मत पकड़ो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, टीचर ने घोड़े पर बैठे हुए चिल्लाकर कहा। वह ट्रॉय को कंट्रोल वापस पाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बस चीखने की आवाज ही मिली। ट्रॉय एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ पाया। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकलने वाला हो। रिको मुंह खोले खड़ा था, धीरे धीरे अपना सर हिला रहा था। हफ्ते में 2 घुड़सवारी की क्लासेस। ट्रॉय हर क्लास में कैसे घबरा जाता है। क्विन ने भी अपना सर हिलाया। उसने एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास किया? क्या तुम मदद नहीं करोगे? अगर वह गिर गया तो उसकी कोई हड्डी निकल जाएगी। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा। टीचर संभाल रहे हैं, मेरा इससे क्या लेना देना? मेरे मुंह से बात निकली ही थी कि टीचर की आवाज मैदान के दूसरे छोर से आई। एड्रियन, आओ मेरी मदद करो। रिको और क्विन जोर से हंस पड़े। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी, घोड़े पर चढ़ गया और उनके पीछे चल पड़ा। चीजों में अच्छा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। मैंने ट्रॉय को अपने सामने खींचा और उसे सुरक्षित वापस ले आया। टीचर उस डरे हुए घोड़े पर कूद गया और उसे कंट्रोल में ले आया। ट्रॉय बेहोश हो गया और स्कूल की नर्स उसे ले गई। मैंने नीचे झुककर घोड़े को सहलाया जिसे मैंने बचपन से पाला था, बिना कुछ कहे। शाबाश। रिको पास आया और मेरी कंधे पर थपकी दी। तुम इतने उदार कब से हो गए कि किसी को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? क्विन ने हल्की सी आवाज की और आलसी तरीके से कहा। वह अच्छा नहीं बन रहा है। ये तो बस तब होता है जब सब तुम्हें ही बुलाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मैंने बुरा मानने का नाटक किया और उन दोनों को देखा। तुम दोनों सच में एक टीम हो जब मुझे बेदर्द कहने की बात आती है। रिको हंसकर टाल गया। क्विन शांत और पूरी तरह से खुश लग रही थी। किसने कहा था साल में टॉप करने को और मैदान में दिखावा करने को? अगर तुम इतने अच्छे न होते तो आज वह तुम्हारा नाम नहीं लेते। ज्यादा अच्छा होने के अपने नुकसान हैं। अगर मैं कभी कभी कोई खास चाल न चलता तो पहला स्थान मेरा नहीं रहता और मैं शायद क्रेस्टवुड में भी नहीं होता। रिको और क्विन ने बिना किसी मजाक के कहा। साल में सच में कोई बहुत शक्तिशाली है। क्लास 1 की लूना स्कूल में मेरी सबसे मुश्किल प्रतियोगी। हमारे नंबर बिल्कुल बराबर थे और हर एग्जाम में मैं उसे बस कुछ नंबरों से हरा पाता था। पिछले सेमेस्टर लूना ने घुड़सवारी के एग्जाम में कमाल के नंबर लाए थे।
अगर मैंने हालात को समझा ना होता और अपनी परफॉर्मेंस का लेवल न बढ़ाया होता तो वह मुझे फाइनल रैंकिंग्स में हरा देती। मैं बस एक नंबर से जीता और उसके बिना मैं शायद इस साल क्रेस्टवुड में होता ही नहीं। लूना खूबसूरत थी और साल भर सब उसे पसंद करते थे, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा अजीब लगता था। रिको ने उसकी मुस्कान के बारे में सोचा और उसकी रूह कांप गई। ये कोई सीधा सीधा बुरा चेहरा नहीं था। वह गर्म धूप की तरह मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखें किसी तरह ठीक नहीं लगती थीं। हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह कुछ बुरा छुपा रही हो। इससे लोगों को डर लगता था। और जिस तरह वह खास तौर पर मुझे देखती थी, ऊपर से मुस्कुराती हुई, लेकिन अंदर कुछ गहरा छुपा हुआ। दुश्मनी थी भी और नहीं भी थी, समझना मुश्किल था। क्विन ने सहमत होते हुए सर हिलाया। उसका लूना से 2 बार सामना हुआ था। उसे वह मुस्कुराते हुए शेर जैसी लगी। उसके मुंह से मुश्किल से ही कोई सीधी बात निकलती थी और एक ठंडी अजीब सी एनर्जी उसके अंदर से बाहर आती थी। मैंने इस पर सोचा। मैं कभी लूना के सामने नहीं आया था। हमारी दुश्मनी सिर्फ रैंकिंग्स बोर्ड पर ही थी। मैंने कभी उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं किया था। कैपिटल सर्कल के बड़े परिवारों में मुझे कभी किसी लू फैमिली के बारे में याद नहीं आया। क्विन के पास कुछ जानकारी थी। मैंने सुना है कि वह कैपिटल से नहीं है, वह अपनी मौसी के साथ रहती है। उसकी मौसी ईस्टपोर्ट सर्कल से है। कोई नहीं जानता कि वह असल में कौन है और लोग पूछते भी नहीं। लूना खुद पैसे वाली है, ये तो साफ ऐदात है। रिको हैरान था। तो वह ईस्टपोर्ट से है, इतनी दूर कैपिटल तक सिर्फ यहाँ पढ़ने आई है। क्विन ने कंधे उचकाए। क्या यह इतना अजीब है? यह एक टॉप प्राइवेट स्कूल है। हमारे पास कैपिटल के बाहर से भी स्टूडेंट्स हैं। कोई शायद खास तौर पर क्रेस्टवुड के सिलेबस के लिए यहाँ आया होगा। लूना अजीब थी, ठीक है, लेकिन जब असल बात आई तो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैं उससे कभी ठीक से मिला भी नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी मुझसे खास दुश्मनी हो। मैंने बात को छोड़ दिया। ज्यादा मत सोचो, मैंने कहा। मैं घोड़े पर चढ़ गया और मैदान के चारों तरफ एक आराम से प्रैक्टिस लैप लगाया। फिर मैं अगले क्लास के लिए कपड़े बदलने गया। मैं लॉकर रूम से बाहर आया और सीधा उस लड़की से टकरा गया जिसके बारे में मेरे दोस्तों ने बताया था। लूना, वह अजीब सी लड़की। लूना के होठों पर मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह मुस्कुराहट अंदर तक नहीं पहुंची। न कोई गर्मी थी और न ही कोई दुश्मनी, ऐसा लग रहा था। मैंने कहा, तुम यहाँ कपड़े बदलने आई हो या मेरा इंतजार कर रही थी? लूना खुलकर मुस्कुराई। हाल ही में पूरे साल में बहुत बातें हो रही हैं। तुम जैसी समझदार लड़की को दोस्ती के लिए अपना लंबा फायदा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी आंखें थोड़ी सी पतली हुईं, इतनी कम कि मुश्किल से दिखीं, फिर उतनी ही जल्दी नॉर्मल हो गईं। अगर तुम्हें पहले से पता है कि यह सिर्फ बातें हैं, तो मुझे यह सब बताने क्यों आई हो? तुमने हार्विक फैमिली क्यों छोड़ी? असली वजह क्या है? उसने पूछा, लेकिन उसकी आंखों में मुझे कुछ खतरनाक दिखा। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अपने असली परिवार को ढूंढने के लिए निकली थी, तो क्या तुम विश्वास करोगी? मैंने अपनी एक आईब्राव थोड़ी सी ऊपर उठाई। और अगर तुम विश्वास नहीं करती तो पूछती क्यों हो? मेरी बात खत्म हो गई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास से निकल गया। लूना का चेहरा शांत हो गया, मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों में जो बचा था वह ठंडा और तेज था, बिल्कुल खुला हुआ। मैं वापस क्लासरूम में गया, बैठ गया और अपनी पानी की बोतल से एक घूंट पिया। मैंने वह बात अपने दिमाग में दोबारा सोची। रिको और क्विन सही थे। लूना की बातें बिल्कुल साफ थीं, उनमें कोई कमी नहीं थी जिसे पकड़ा जा सके। वह पूरी बात में मुस्कुराती रही, लेकिन उसकी आंखें अंदर से तेज और ठंडी थीं। दुश्मनी जो आती और जाती थी, रहस्यमयी और खतरनाक, जिसे समझना मुश्किल था। इस स्कूल के दूसरे वारिस अंधे नहीं थे। अगर लूना की अजीब हरकतें इतनी साफ दिखतीं, तो उसके इतने चाहने वाले नहीं हो सकते थे। एक ही वजह थी कि वह इसे अच्छे से छुपाती थी, लेकिन मुझसे पूरी तरह नहीं छिपा पाई। और ऐसा लगता था कि यह मेरे आसपास के लोगों पर भी असर करता था। वह मुझे निशाना बना रही थी। मुझे समझ नहीं आया। आज पहली बार था जब हमने सच में बात की थी। हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं कैपिटल सर्कल से था। स्कूल के बाहर हमारी दुनिया अलग थी। क्या 2 साल तक रैंकिंग्स में मुझसे हारना इतनी नफरत पैदा करने के लिए काफी था? वह खास तौर पर इस बात में दिलचस्पी ले रही थी कि मैंने हार्विक फैमिली क्यों छोड़ी थी। ईस्टपोर्ट सर्कल का कोई कैपिटल सर्कल की खबरों पर नजर रख रहा था। यह अपने आप में ही अजीब था। क्या उसकी हार्विक फैमिली से कोई पुरानी दुश्मनी थी? लेकिन अगर ऐसा था तो मेरे पास क्यों आई? मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। जो मुझे जानना था वह समय के साथ पता चल जाएगा। रिको मेरी डेस्क पर बैठ गया। आज रात मेरी वाइनरी पर ड्रिंक के लिए आओगे? मैंने उसके हाथ पर थपकी दी और अपनी डेस्क पर किताबें ठीक करने लगा। मैं गुस्से में देखा। क्या तुम कम से कम ठीक से दिखने की कोशिश कर सकते हो? मैंने उसे घूरा। उसने अपनी कॉलर ठीक की, बिना किसी परवाह के। वाइनरी इतने समय से खुली है और तुम कभी नहीं आए। क्विन ने अपनी आंखें घुमाई। तुम सच में खुद पर विश्वास करते हो, है ना? क्या तुम्हें नहीं पता कि वह वाइनरी पक्का फेल हो जाएगी? रिको ने हंसी उड़ाई और उसकी बाह पर थप्पड़ मारा। अपने काम से काम रखो। पिछली बार तुम्हें मेरे लिए नई वाइन की बोतल लानी थी और तुमने सब खराब कर दिया। मैं अभी भी उसके लिए तुम्हारा कर्जदार हूँ। क्विन उसके सामने वाली डेस्क पर झुककर बोली। पूरी शिपमेंट बिना किसी वजह के इंस्पेक्शन में फंस गई। डील टूट गई। ऐसा नहीं था कि मैंने जानबूझकर किया। अगली बार जब मुझे अच्छी बोतल मिलेगी तो मैं तुम्हारा हिसाब चुका दूंगी। मैं उन दोनों को लड़ते हुए सुनता रहा। रिको अभी भी गुस्से में उसकी जैकेट सबके सामने उतारने की धमकी देने लगा। क्विन को यह बहुत शर्मनाक लगा। वह पूरी तरह से झगड़ने लगे। क्लासरूम हंसी से भर गया। मैंने अपना सिर झुकाया और अपना मुंह ढक लिया ताकि मेरी हंसी न दिखे। वह दोनों बचपन से ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे।
हैरानी नहीं कि रिको उसे लड़कों की तरह ट्रीट करता था। रिको ने मुझे सच में हंसते हुए देखा और मेरी बाह में उंगली मारी। बस वहां बैठकर तमाशा मत देखो। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए एक 1982 विंटेज ग्रेप जूस निकाल कर रखूंगा। एक 1982 विंटेज ग्रेप जूस तो बस अलग नाम की वाइन है। क्या तुम सच में मुझे शराब के पास आने देना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि सेलीन तुम्हारे साथ क्या करेगी? सब जानते हैं कि मैं वह इंसान हूँ जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती है। कोई भी चीज जो मुझे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा सकती है, वह उसे बिना सोचे समझे खत्म कर देगी। अगर रिको ने मुझे शराब देने की हिम्मत की तो वह अगला होगा जिससे वह निपटती। मैंने कहा, तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं आज रात नहीं आ रहा। नाडिया ने मुझे डिनर पर बुलाया है। रिको तुरंत डेस्क से कूद गया, जैसे उसने अभी सुना हो कि आसमान गिर रहा है। उसकी आवाज कई गुना तेज हो गई। अब हर्विक की सबसे बड़ी बेटी क्यों बीच में आ रही है? वह तुम्हें कहीं घसीट कर ले जाने का प्लान तो नहीं बना रही है ना? क्विन ने मेरे कंधे पर मजबूत हाथ रखा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई सिपाही को जंग पर भेज रहा हो। मेरे पास घर पर एक नरम आर्मर वेस्ट है, मैं किसी को बोलकर आज रात तुम्हारे लिए भिजवा दूंगी। रिको और क्विन की चिंता गलत नहीं थी। वह हार्विक की दोनों बेटियों के साथ मेरी मुश्किल हिस्ट्री जानते थे और मुझे 10 साल से ज्यादा जानने के बाद उन्हें उन दोनों की पूरी तस्वीर पता थी। जेड के पास एक बड़ा कुत्ता हुआ करता था। 17 साल की उम्र में नाडिया की कंट्रोल करने की कोशिशों पर गुस्से में उसने 19 साल की नाडिया पर कुत्ता छोड़ दिया था। नाडिया ने बिना कुछ कहे उस कुत्ते को मरवा दिया। पूरा होरक घर गड़बड़ में पड़ गया। विक्टर और क्लेयर ने उन दोनों से पूछताछ की। जेड ने ऑर्डर देने से मना कर दिया। नाडिया ने सीधा मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मेरे माँ बाप अच्छे से जानते थे कि यह मैं नहीं हो सकता, फिर भी उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए कमरे में बंद कर दिया। जेड ने नाडिया से बदला लेने के लिए उस कंपनी में घुसपैठ की जहां नाडिया उस समय काम कर रही थी और मैं पावर काट दी। बिजली जाने से जरूरी डेटा मिट गया, जिससे 10 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। नाडिया ने बिना कुछ कहे जेड की पसंदीदा कार को तबाह करवा दिया। दोनों बहनें बहुत गलत थीं और जेड ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने बिजली काटी थी। मेरे माँ बाप फिर से सच जानते थे और फिर से उन्हें बचने दिया। उन्होंने मुझे तुरंत फिर से घर में बंद कर दिया जैसे ही मेरी पहली सजा खत्म हुई। 1 और महीना अपने कमरे में बंद। उस दिन से मैं समझ गया, मैं सिर्फ एक चीज था जिसे सही शादी के सौदे में बदला जा सके। चाहे मैं कितना भी अच्छा या काबिल होता, मुझे कभी देखा नहीं जाता, कभी तारीफ नहीं मिलती। इसके बजाय जो भी मुसीबत आती मैं उसे झेलता। हर गलती जो किसी भी बहन ने की, मैं ही उसकी जिम्मेदारी लेता, क्योंकि मैं इतना जरूरी नहीं था कि ऐसा ना हो। उन 2 घटनाओं से मैंने दोनों बहनों को साफ साफ देख लिया कि वह कैसी थीं। एक बेरहम ठंडी बड़ी बहन, एक जंगली लापरवाह दूसरी बहन। अगर मुझे उस घर में बड़े होते हुए बचना था तो मुझे उन दोनों से लड़ना सीखना पड़ा। मेरे दोस्तों ने जब यह सब सुना तो एक से ज्यादा बार कहा, तुम वहां से सही सलामत निकल आए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। नादिया के साथ अकेले डिनर, क्या हमें पहले से पुलिस को बुला लेना चाहिए या कम से कम एक सेल्फ डिफेंस स्टिक ले जानी चाहिए? उसका कुछ पता नहीं चलता। मुझे सच में डर है कि अगर तुमने कुछ गलत कहा तो वह वहीं पर तुम्हें मारना शुरू कर देगी। रिको सच में चिंतित था। उसका सबसे अच्छा दोस्त बिना हथियार के और लड़ाई के लिए बना नहीं था, नाडिया के साथ डिनर पर जा रहा था। कुछ भी हो सकता था। मैंने उसे थोड़ी परेशान नजर से देखा। तो मेरे साथ चलो। क्या तुमने सेलीन से वादा नहीं किया था कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? रिको ने तेज सांस ली। मैं भी नाडिया को नहीं हरा सकता। सब जानते हैं उसने उस दावत में क्या किया था। वहीं पर शरारत करने वालों से निपटा था। इसी वजह से उसके पिता ने उसे बाद में विदेश भेज दिया था। तुम दोनों शांत हो जाओ, वह मुझ पर हाथ नहीं उठाएगी। मैं उन दोनों को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं किसी असली खतरे में नहीं रहूंगा। रिको मेरे पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम इस बात का यकीन नहीं कर सकते। जब तुम सच में खतरे में होते हो तो दोनों बहनें हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हैं, लेकिन जब तुम नहीं होते तो वह खुद खतरा बन जाती है। और वह कमरे में बंद करना कुछ भी नहीं था उस समय के सामने, जब उसने तुम्हें आधे साल के लिए बाहर निकलने से रोक दिया था। मैं बस ये कहना चाहता था कि मैंने अपनी नाक छुई और पाया कि मेरे पास इस पर कहने के लिए कुछ नहीं था। आधे साल वाली बात में वह सच में नाडिया की गलती नहीं थी। जब मैं 13 साल का था वह मुझे अपने साथ बाहर ले गई थी। हमें एक दुश्मन फैमिली के लोगों ने घेर लिया था। उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। 2 मुट्ठियां भीड़ के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। जब वह मुझे बचा रही थी, किसी ने मेरे पैर पर लकड़ी के बैट से मारा। खुशकिस्मती से मेरी ट्रेनिंग ने मुझे इतना बचने दिया कि यह बहुत बुरा नहीं था। मैं 6 महीने बाद पूरी तरह ठीक हो गया। उन 6 महीनों तक सेलिन खुद मुझे जहां भी जाना होता था ले जाती और लाती थी। सेलिन के मुताबिक नाडिया ने उस हमले में शामिल हर एक इंसान से तेजी से और बिना रहम के निपटा। अपने तरीके से उसने मेरा बदला लिया। फिर भी उसके बारे में सोचकर मुझे अब भी बेचैनी होती है। वह बिना भाव का चेहरा जिसे पढ़ना मुश्किल है और उसके अंदर कुछ हिंसा और तेज। उसके तरीके बहुत सखत हैं। मैं मुस्कुराया और उन दोनों को तसल्ली दी। मैं 17 साल से उन दोनों से टक्कर ले रहा हूँ। मैं ठीक रहूंगा। रिको ने लंबी सांस ली और अपने छोटे बालों में हाथ फेरा। सेलिन कैपिटल में है। जैसे ही कुछ गलत हो उसे तुरंत फोन करना, हम तुरंत निकल पड़ेंगे। जैसे ही शाम हुई और स्कूल छूटा, मैंने अपना बैग पैक किया और धीरे से सांस ली, खुद को तैयार करते हुए। मैं नाडिया से मिलने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आज उसे टाला तो वह कल फिर आ जाती। मैं उसे हमेशा के लिए टाल नहीं सकता था। जब मैं स्कूल गेट पर पहुंचा तो वह जानी पहचानी गहरी हरी मर्सिडीज खड़ी थी, जो मैंने सोचा नहीं था। नाडिया सच में कार से बाहर निकलकर मुझसे मिलने आई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बेटी खुद मुझे लेने आई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने होंठों के किनारे को मोड़ा और ताना अपने आप निकलने दिया। और तुम्हारी वह सस्ती बहन कहाँ है? नाडिया ने बिना रुके जवाब दिया, आसपास देखते हुए।
सेंट्रल हाई की यूनिफॉर्म में कोई इंतजार नहीं कर रहा था। उसने किसी से पता करवाया था। लायरा हर दिन स्कूल के बाद मुझे लेने आती थी। आज वह यहाँ नहीं थी। मैंने अपने अंगूठे अपने बैग के स्ट्रैप्स में डाले। तुमने ही तो मुझे डिनर पर बुलाया था। मैंने उसे आगे जाने को कह दिया था। नादिया का चेहरा थोड़ा गुस्से वाला हो गया। उसकी आंखों में हल्का खतरा दिखा। तुम उसकी बहुत परवाह करते हो। मैं मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ नहीं था, और उसकी आंखों में देखता रहा। हर शब्द सोचकर बोला, मैं तुमसे सावधान रहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। कोई भी पीछे नहीं हटा। रिको और क्विन जो पीछे से देख रहे थे, उन्हें लगा जैसे हमारे बीच की हवा अभी आग पकड़ लेगी। शायद वह रेस्टोरेंट तक भी न पहुंच पाए इससे पहले कि सब कुछ फट जाए। तनाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने मुश्किल से 2 बातें कही थीं और बात यहाँ तक पहुंच गई थी। मुझे लगता है हमें उनके पीछे जाना चाहिए, बस सुरक्षा के लिए। इससे पहले कि वह सोच पाते कि कैसे बीच में आए, एक नया आदमी आया और सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ट्रॉय अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में दौड़ता हुआ आया। उसकी जैकेट का निचला हिस्सा हवा में उड़ रहा था। वह जवान और खुश दिख रहा था। उसकी मुस्कान गर्म और खुली हुई थी। उसने दावत में अपनी बहनों से मुलाकात की थी, लेकिन तब से उन्हें देखा नहीं था। आखिर में वह अब भी खून के रिश्ते थे। नाडिया का यहाँ आना मतलब था कि वह सब ठीक करना चाहती थी, और हमारे बीच के तनाव को देखते हुए वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह नकली वारिस, ट्रॉय ने मीठी आवाज में कहा, यह सोचकर कि वह उसे पसंद आ जाएगा। बड़ी बहन, क्या तुम मेरे लिए यहाँ हो? मैं तुम्हारा असली भाई हूँ। अब से तुम मेरा ख्याल रखोगी, है ना? उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह किससे बात कर रहा था। मैं हंसा और अपनी आंखें घुमाई। लीरा के लिए बुरा लगा, जैसे उसने उसके लिए सब कुछ न किया हो। फिक्र मत करो, मैंने कहा। तुम्हारे पास बहुत कुछ आने वाला है। ट्रॉय ने मुझे घमंडी नजर से देखा, फिर नाडिया की तरफ मुड़ गया, खुद को एक समझदार, अच्छे व्यवहार वाले और सच्चे इंसान की तरह दिखाते हुए। भले ही उसने 17 साल की जिंदगी जी ली जो मेरी होनी चाहिए थी, मैं उसे दोष नहीं देता। तुम भी उस पर ज्यादा सख्त मत होना, क्योंकि तुम दोनों को अभी और बातें करनी है। मैं पहले गाड़ी में बैठ जाता हूँ। उसने पीछे की गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की और देखा कि वह हिल नहीं रहा था। उसने ड्राइवर की खिड़की पर खटखटाया। ड्राइवर ने ऊपर नहीं देखा। ट्रॉय मुड़ा, दुखी दिखते हुए। ड्राइवर मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तुम्हारा असली भाई इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ता हूँ। मैं जाने के लिए बढ़ा। ट्रॉय वहीं जम गया। उसने मेरी तरफ देखा, नाडिया की तरफ से ज्यादा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह सच में मेरे लिए आई थी। स्कूल अभी छूटा था। गेट पर पहले ही भीड़ थी, और अब और भी लोग देख रहे थे। इतनी सारी आंखों के सामने ट्रॉय बेवकूफ नहीं दिख सकता था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और बात को आगे बढ़ाया। ओह, मैं समझा। बड़ी बहन ने एड्रियन को भी डिनर पर बुलाया है, तो चलो हम सब साथ चलते हैं। मम्मी और पापा बहुत खुश होंगे यह सुनकर कि हम सब मिलजुल कर रह रहे हैं। वह माँ बाप का सहारा ले रहा था, यह जताते हुए कि अगर नाडिया ने उसकी बात नहीं मानी तो परिवार की बदनामी होगी और उन्हें इसके बारे में पता चलेगा। नाडिया को अपने माँ बाप से कोई लगाव नहीं था। उस धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ट्रॉय की बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसने इस पूरे समय में एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मैं वहीं खड़ा रहा, नाडिया की आंखों में देखता रहा बिना पीछे हटे। नाडिया ने अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी की। कुछ साल अलग रहने के बाद तुम सच में बदल गए हो। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो और इस गाड़ी में मैं बैठने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं अंदर नहीं जा रहा। हम यहाँ तब तक खड़े रह सकते हैं जब तक तुम चाहो। क्या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अंदर बैठाऊं? नाडिया का सब्र खत्म हो गया था। मैं अपनी जगह पर अडिग रहा। देखते हैं वह सच में क्या करती है। हौरिक परिवार में सिर्फ मैं ही उनसे लड़ाई नहीं कर रहा था। दोनों बहनें बचपन से ही एक दूसरे की दुश्मन थीं। हमेशा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, हमेशा एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। आखिर में मैंने सीख लिया कि जेड का इस्तेमाल नाडिया को कंट्रोल में रखने के लिए कैसे करना है, और नाडिया का इस्तेमाल जेड को सीधा रखने के लिए। हर एक दूसरे को रोके रखता था। नोटी थोड़ी थकी हुई, एक हल्की सी हार मानने वाली सांस छोड़कर बोली, अंदर बैठो। एक और जीत मेरी। मैं मुस्कुराया और अंदर बैठ गया। मैं पीछे के दरवाजे की तरफ गया। ड्राइवर ने माहौल को समझते हुए तुरंत दरवाजा खोल दिया। मैंने उसे खोला और अंदर बैठ गया। आखिर में, उसने कहा। फिर उसने ट्रॉय की तरफ एक ठंडी गुस्से वाली नजर डाली। हर आवारा जो इधर उधर घूमता है सोचता है कि वह यहाँ तक पहुँच सकता है। जो चीजें यहाँ की नहीं है वह सिर्फ मेरी गाड़ी को गंदा करेंगी। वह किसी और के बारे में बात नहीं कर रही थी। वह सीधे ट्रॉय की तरफ देख रही थी और उसे अपने से नीचा समझ रही थी। नाडिया दूसरी तरफ गई और अंदर बैठ गई। मैंने खिड़की नीचे की, धीरे से हंसा। अपनी घुड़सवारी की कला पर काम करो। अगर आज जैसा कुछ फिर हुआ तो मैं तुम्हारे लिए नहीं आऊंगा। एक एहसान फरामोश इंसान कुत्ते से भी बुरा होता है, तुम्हें नहीं लगता? खिड़की ऊपर चली गई। गाड़ी चल पड़ी। ट्रॉय बहुत गुस्से में था, गुस्से से उछल रहा था। उसने नाडिया से बिल्कुल भी इज्जत न मिलने की उम्मीद नहीं की थी। एड्रियन को ले जाना और उसे यहाँ खड़ा छोड़ देना। वह असली हार्विक का बेटा था। एड्रियन, जिसके पास अब हार्विक का नाम भी नहीं था, फिर भी उसे इतनी इज्जत क्यों मिलती थी? फिर भी नाडिया उसकी हिफाजत क्यों करती थी? एड्रियन हमेशा हर जगह एक ऐसे भूत की तरह क्यों घूमता रहता था जो जाता ही नहीं था? आसपास सबने साफ देखा था। ट्रॉय असली वारिस था और उसकी बहनें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं। नाडिया की नज़रों में ट्रॉय मेरी 1,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। विक्टर और क्लेयर का जो भी रुख हो, हार्विक की जायदाद आखिर में नाडिया को ही मिलेगी, उसकी मर्जी के बिना। वारिस का खिताब खोखला था। हेलेन, जिसने सब कुछ देखा था, लायरा की तरफ मुड़ी, जो अभी स्कूल के बाद ठेले पर मदद करने आई थी। छोटा चैन, वह हार्विक वालों के साथ चला गया। सब ठीक है, मैं जानती हूँ तुम किस बात की चिंता कर रही हो, लायरा ने थोड़ी सी तेवरी चढ़ाकर कहा।
माँ, उस पर भरोसा करो। उसने हमसे वादा किया है कि वह हार्विक परिवार में वापस नहीं जाएगा। उसी पल रिको, जो अभी भी पहले की बात पर नाराज था, उछलता हुआ आया। अरे, यह तो लायरा की माँ है। उसकी आंखें लायरा पर टिक गईं और हिली नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की सच में कैसे हो सकती है, जैसे किसी तस्वीर से निकली हो, बिल्कुल अलग दुनिया की। क्विन ने अपने होंठ दबाए। उसकी आंखों में चुपचाप शिकायत थी। वह एक तरफ हटी, उसकी नजर रोक दी। हाय, हम एड्रियन के दोस्त हैं। उसने बताया था कि आप यहाँ एक छोटा सा ठेला चलाती हैं। हमने सोचा कि हम आकर देखें। हेलेन खुश हो गई। हेलो हेलो, एड्रियन का कोई भी दोस्त। मैं आपको एक डिलक्स राइस बॉल मुफ्त में बनाती हूँ। उसने एक भरा हुआ राइस बॉल बनाया, उसे 2 हिस्सों में काटा और एक एक टुकड़ा उन दोनों को दिया। बताओ तुम्हें कैसा लगा? क्विन ने उसे अदब से दोनों हाथों से लिया। रिको ने बड़े मजे से खाया। क्या आपने सारी फिलिंग खुद बनाई है? उसने मुंह भरकर कहा। ये कमाल है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कभी आपके घर आकर अच्छा खाना खाना चाहूंगा। उसने इतने मजे से खाया कि उसे देखकर ही भूख लगने लगी। हेलेन इतना हंसी कि उसकी आंखें मुश्किल से खुली थीं। जब भी आना चाहो, बस पहले बता देना। मैं कुछ और पकवान बना दूंगी। तुम्हारा हमेशा स्वागत है। मेरे बेटे के स्कूल में इतने अच्छे दोस्त हैं और वह भी इतने नेक। यह उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह देखकर एक माँ खुश और चैन की सांस कैसे नहीं ले सकती। उन दोनों के वजह से उनके कुछ और क्लासमेट्स भी ये देखने के लिए पास आ गए कि क्या हो रहा था। जब उन्हें पता चला कि वह औरत मेरी असली माँ थी, तो सबने मिलकर कुछ न कुछ खरीदा। एक बिजी ठेला और ग्राहकों को खींचता है। कुछ ही मिनट में भीड़ बढ़ गई और हेलेन काम में डूब गई। लायरा मदद करने के लिए कूद पड़ी। रिको पूरे समय पास खड़ा रहा, उसे बिल्कुल साफ, बिना किसी मिलावट के तारीफ भरी नजरों से देखता रहा। क्विन ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, वह एड्रियन और रिको की प्रायोरिटीज के बाद आई। ठीक है, वह सेलीन के बाद आई। लेकिन अब लीरा भी उससे ऊपर आ रही थी। यह चिंता की बात थी। एक दिन यह लड़का उसे पूरी तरह भूल जाएगा कि वह मौजूद भी है। कुछ करना पड़ेगा। क्विन ने अपनी जगह बदली, आराम से, बिना किसी आवाज के, और रिको और लायरा के बीच में आ गई। इस वीकेंड मूवी देखने चलोगे? रिको ने पूछा। उसकी आंखें अब भी लायरा का पीछा कर रही थीं। लीरा ने उसकी आंखों में वह चमक देखी और उसका चेहरा गर्म हो गया। उसे सेंट्रल हाई की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। लोग उसे बाहर देखकर घूरते थे। उसे देखे जाने की आदत थी। लेकिन जब देखने वाला उसका भाई का सबसे अच्छा दोस्त हो, तो वह कुछ अलग बात थी। तुम दोनों का शुक्रिया। तुम्हारी दोस्ती सच में बहुत गहरी है। रिको ने बड़े शान से क्विन के कंधे पर हाथ रखा। अगर मैं पहले से किसी और का ना होता, मैं तुम्हें पूरी रस्म के साथ दुल्हन की पालकी में घर ले जाता। क्विन ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। किसी की बहन के सामने ऐसी बात कहना और तुम्हें गलत समझे जाने का डर नहीं है। उसे 10 साल से ज्यादा जानती थी और उसे सच में लगता था कि उसके दिमाग में कुछ कमी थी। हैरानी की बात नहीं कि उसका एक ही असली दोस्त एड्रियन था। लीरा को उसकी सीधी बात पसंद आई। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या तुम इस वीकेंड आ रहे हो? रिको तुरंत खुश हो गया। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? अगर वह लीरा को अपने साथ ला पाता तो उसे और ज्यादा टाइम मिलता किसी ऐसे के पास जो उसे पसंद थी। उसने अपना सर हिलाया। मेरी इस वीकेंड ड्यूटी है, तुम दोनों जाओ। रिको उदास हो गया। तो फिर एड्रियन क्या कर रहा है? पहले कुछ हफ्ते बिजी थे लिंडन फैमिली में वापस सेटल होने में। वीकेंड्स पर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। और सेलिन इस हफ्ते शहर में वापस आ गई है। शायद वहां भी जाना पड़ेगा। लायरा को पूरी बात नहीं पता थी कि मैं किस चीज में बिजी रहता था, लेकिन इन कुछ हफ्तों में साथ रहने के बाद वह इतना समझ गई थी कि मेरी पहुंच उससे कहीं ज्यादा थी जो दिखता था। हर्विक नाम के बिना भी ऐसे काम थे जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। मैं कोई आम हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं था और ये मेरा पर्सनल काम था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। तो जब भी तुम फ्री हो, मिलने आना। तुम्हारा हमेशा स्वागत है। जब सारे राइस बॉल्स बिक गए तो स्टॉल बंद हो गया। रे सबको लेने आया। क्विन ने ठेले को उठाने में मदद की गाड़ी में रखने के लिए। गाड़ी थोड़ी देर से सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने रिको को अपने साथ अंदर खींच लिया। लगता है वह उसे घर ले जाना चाहती थी, कुछ चीजें ठीक करने में मदद करने के लिए। क्विन ने एक लाचार सांस छोड़ी। वह और सेलिन दोनों अपने अपने तरीके से, वह भरोसेमंद लोग थे जिन पर उनके बचपन के दोस्त भरोसा करते थे। फिर भी यह उन दोनों के लिए बिल्कुल अलग लगता था। रात हो गई। गाड़ी की खिड़की में मेरा चेहरा दिख रहा था, जो बिल्कुल खुश नहीं था। फिर से यही रेस्टोरेंट। शायद इसलिए था क्योंकि हर्विक के सालों में बहुत कम असली यादें थी और यह जगह उनमें से एक थी जो हमेशा वहां थी। नाडिया ने इसे कभी खरीद लिया था। उसके बाद वह मुझे हमेशा यहाँ लाती थी। लेकिन इंसानी गर्माहट की भी हद होती है। बहुत ज्यादा बार आने से इंसान उन चीजों से भी थक जाता है जो उसे पहले पसंद थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आखिर में ठंड और हार्विक के घर से थक गया था। मैं सीधे मुद्दे पर आया। मुझे डिनर पे लाने के लिए इतनी मेहनत। तुम असल में क्या चाहती हो? तुम कल आई और बिना कुछ कहे चली गई। अब एक फॉर्मल डिनर। जो भी ये है, ये साफ है कि तुम इसे कुछ बातों में नहीं कह सकती। नाडिया ने अपना वाइन ग्लास उठाया और धीरे से एक घूंट पिया। क्या वह तुम्हारे लिए अच्छे हैं? यह सब, और यही सवाल है, हार्विक का वारिस होने से ज्यादा बुरा नहीं है। नाडिया के चेहरे पर ऐसे भाव आए जो पढ़े नहीं जा सकते थे। उसने बिना कुछ कहे अपना ग्लास नीचे रख दिया। न तो सहमत हुई, न ही मना किया। वह बहुत पहले से जानती थी कि मैं हारुक फैमिली छोड़ने वाला था जब मैं बड़ा हो जाता। उससे पहले के 2 सालों में उसने चुपचाप कुछ इन्वेस्टमेंट्स में मदद की थी, यह पक्का करने के लिए कि मेरे पास इतना हो कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। उसने यह नहीं सोचा था कि मैं लिंडन फैमिली के पास वापस जाऊंगा और ऐसे लोगों के साथ रहने का चुनूंगा जिन्हें वह बेकार समझती थी।
जो कुछ मेरे पास अभी था उस पर थोड़ा ध्यान देना ही काफी होता मेरी पूरी जिंदगी आराम से जीने के लिए। इसके बजाय मैं उन चीजों में उलझ रहा था जो मेरी चिंता नहीं थी। लिंडन फैमिली पर टाइम और पैसे खर्च कर रहा था। मैंने खिड़की के बाहर रात को देखा और कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था, एक शांति जिसके पीछे कुछ नहीं था। ये काफी था। नाडिया ने सीधी बात कही। मैंने कंट्री ए में एक बड़ी जगह खरीदी है। अगर तुम हार्विक फैमिली के पास वापस नहीं जाओगे तो मेरे साथ चलो। मैंने अपना चाकू और कांटा नीचे रखा और उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ घर से नफरत करता हूँ? नाडिया अपना स्टेक काट रही थी। उसके चेहरे के पीछे कुछ पर्सनल बात चल रही थी। मेरे जाने के बाद हार्विक एस्टेट सिर्फ एक ठंडा मशीन जैसा काम बन गया था। न तो वह और न ही जेड वापस जाना चाहते थे। असली वारिस के आने के बाद भी वह अब ऐसी जगह नहीं थी जिसे वह दोनों घर कह सकते थे। अंदर ही अंदर नाडिया अच्छे से जानती थी कि मैं सिर्फ उस घर से नफरत नहीं करता था या सिर्फ विक्टर और क्लेयर से, उसमें वह और जेड भी शामिल थे। तो क्या बात है? क्या तुम्हें लिंडन फैमिली पसंद है? वह छोटा सा अपार्टमेंट, उसमें रहने वाले लोग? क्या तुम्हें लेरा को बहन बनाना पसंद है? उसने एक के बाद एक सवाल किए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मैंने उसके पीछे गुस्सा सुना और मैं तुरंत अलर्ट हो गया। अगर तुमने लिंडन फैमिली में किसी को भी हाथ लगाया तो यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ऐसा नहीं था कि मैं लिंडन फैमिली की बहुत ज्यादा परवाह करता था। बात यह थी कि हाल ही में ये मुझे एक गेम जैसा लगने लगा था। ये देखना कि कुछ नहीं से कुछ बनाने में कितना टाइम लगेगा। मुझे आखिर में कुछ ऐसा मिल गया था जिसमें मेरी दिलचस्पी थी और मैं अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज करके उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। अगर नाडिया अब बिगड़ जाती तो जो कुछ मैंने शुरू किया था वह सब बर्बाद हो जाता। नाडिया ने एक ठंडी मजाक उड़ाते हुए हंसी। वह हमेशा जानती थी कि मुझे कैसे हैंडल करना है। उसने मुझे घूरा, जैसे एक शिकारी उस चीज को देखता है जिसे उसने पहले ही अपना मान लिया हो। मुझे शौक नहीं है चीजों को तोड़ने का, लेकिन बेको हान फैमिली प्रोजेक्ट भूल जाओ। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी की, हमेशा की तरह। हर बार वही लगाम खींच रही थी। वह जानती थी कि मैं अपने काम की परवाह करता हूँ, इसलिए उसने बिजनेस के जोर का यूज किया मुझे सीधा करने के लिए। ऐसा नहीं था कि मैं कोई और रास्ता नहीं ढूंढ सकता था। बात यह थी कि मैंने उस डील पर एक साल से ज्यादा टाइम लगाया था, अपना टाइम और मेहनत डालकर। अब पीछे हटने का मतलब था एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को खत्म करना, लेकिन एक चीज जो मुझ में कभी कम नहीं थी वह थी फिर से शुरू करने की हिम्मत। अगर नाडिया को लगा कि यह चाल मुझ पर काम करेगी तो ऐसा नहीं होगा। तुम असल में क्या चाहती हो? मुझे अपने साथ ले जाओ। फिर क्या, मुझे कंट्री ए में बंद कर दोगी? लोग मुझ पर हर दिन नजर रखेंगे। तुम इतनी हद तक गई हो, ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है। नाडिया ने अपने होंठ थोड़े से मोड़ दिए। लिंडन फैमिली तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, इसके बजाय मेरे साथ चलो। हमारा खून एक नहीं है, हम भाई बहन नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मैंने उसे घूरा, पूरी तरह से हैरान था। नाडिया, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने उसे देखा, अपनी आंखों में नफरत छुपाने की कोशिश भी नहीं की। नाडिया ने वाइन का एक घूंट पिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अब की हालत में लू फैमिली की वह लड़की अब भी तुम्हें चुनेगी? उसके माँ बाप हॉस्पिटल में बेहोश हैं। लू फैमिली के अंदर कितनी आंखें अभी उसे देख रही हैं। ये कम से कम 5 या 6 साल की प्रॉब्लम होगी। नाडिया की शक भरी नजर के नीचे मैंने कहा, मुझे उस पर भरोसा है। तुम्हारे पास इस पर सोचने का टाइम नहीं है। ल्यू ग्रुप एक चिप डील के बारे में बात कर रहा है। अगर डील हो जाती है तो ल्यू ग्रुप की कीमत कम से कम 2 गुनी हो जाएगी। शर्त यह है कि सलीनी जांग फैमिली में शादी करे, डोरियन जांग से सगाई। चेयरमैन जांग यही मांग रहा है। सब लोग जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो। जिस पल सेलीन की सगाई डोरियन जांग से हो जाती है, तुम पूरे कैपिटल सर्कल का मजाक बन जाओगे। मैं बहुत देर तक चुप रहा, फिर मैं धीरे से हंसा। सेलेना और मेरी कोई सगाई नहीं है, हम कपल नहीं हैं। अगर उसकी सगाई डोरियन जांग से हो भी जाती है, वह अब भी मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी बिजनेस पार्टनर है। इसे छोड़ दिया जाना मुश्किल से ही कहा जा सकता है। इसमें हंसने जैसा क्या है? नाडिया हैरान नहीं लगी। उसने और कुछ नहीं कहा, अपना ग्लास नीचे रखा और खड़ी हो गई। मैं अभी आती हूँ, आराम से खाओ। मैंने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अपनी रफ्तार से खाता रहा। थोड़ी देर में एक वेटर 3 डिजर्ट्स लेकर आया। अदब से झुकते हुए, सर, डायरेक्टर हार्विक ने यह नए केक रेसिपीज बनवाए हैं, कृपया बताइए आपको कैसे लगे। मैंने छोटा कांटा उठाया और हर एक को चखा। सिर्फ ब्लैक फॉरेस्ट केक ही था जिसे मैंने दोबारा खाया। डूरियन क्रेप बहुत ज्यादा रिच था, मैचा ट्रफल बहुत ज्यादा मीठा। ब्लैक फॉरेस्ट ठीक था, लेकिन स्पंज ज्यादा पक गया था। मैंने कांटे से ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ इशारा किया। बाकियों को हटा दो। वेटर ने थोड़ा सा झुककर सलाम किया। बाकी 2 को हटा दिया। मैंने अपनी प्लेट में केक को छेड़ा और धीरे से मजाक में हंसा। नाडिया हमेशा ध्यान रखती थी कि मैं क्या खाता हूँ। हार्विक फैमिली में एक के बाद एक शेफ बदलते रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ का मूज पसंद था। उसने पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया और यह सोचकर कि मैं आखिर में इससे थक जाऊंगा, उसने किचन को नए रेसिपीज पर काम करते रहने को कहा। वह सच में ऐसी चीजों पर ध्यान देती थी और यही वजह थी कि उसके लिए मेरे एहसास हमेशा प्यार और नफरत का एक उलझा हुआ जाल थे। पास से एक बुरी आवाज आई, तो यह हार्विक का वारिस नहीं है क्या? मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा अब वह नाम नहीं है, अब तो बस एक गरीब बेकार आदमी हो। उस बिल्कुल बेशर्म आवाज को सुनकर मैंने ऊपर देखा। चेहरा जाना पहचाना था। स्टेला, वह जो मुझे 3 साल से पीछा कर रही थी। मैंने उसे इतनी बार मना किया था कि गिनती भी नहीं कर सकता था। आखिर में सेलीन को उससे सीधे बात करनी पड़ी, तब जाकर वह रुकी। अमीर लोगों के सर्कल्स में ज्यादा असली जज्बात नहीं होते थे। स्टेला ने मेरा पीछा एक वजह से किया था, हार्विक का नाम और उसके साथ आने वाली चीजें। और मैं किसी भी तरह से ऐसा इंसान था जिसका पीछा करना सही था। मुझे पाना उसके लिए हर तरह से एक साफ जीत होती। इसके बजाय उसे सेलीन ने हरा दिया और स्कूल के गेट से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब चीजें अलग थी। मेरे पास न हार्विक का टाइटल था, न हार्विक की प्रोटेक्शन।
और लू फैमिली के पास कोई वजह नहीं थी कि वह मुझे अपने घर में आने देते। स्टेला को फिर से घमंड करने की वजह मिल गई थी। मैंने अपनी आंख के कोने से नाडिया को वापस आते हुए देखा। मैंने स्टेला को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने केक की तरफ देखा। स्टेला ने टेबल पर रखी वाइन पर नजर डाली, आधा खाया हुआ स्टेक। वह आराम से हंसी। शर्माओ मत। किस अमीर औरत से चिपक गए हो? तुम मेरे साथ ज्यादा अच्छे रहोगे। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम में अब भी इतना कुछ है कि किसी के लिए शोपीस बन सको। उसके मुंह से शब्द अभी निकले ही थे और एक जोर के धक्के के साथ नाडिया ने उसका सर सीधा टेबल पर दे मारा। स्टेला का चेहरा दर्द से बिगड़ गया। उसने अपना सर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके सर के पीछे की ताकत ने उसके माथे को टेबल पर दबाए रखा। उसने बहुत कोशिश की। उसकी आंखों ने हाई हील्स की एक झलक देखी। उसकी आंखों की पुतलियां कांप उठीं। अगले ही पल एक ठंडी और सख्त आवाज आई। यह आवारा कहाँ से आ गई? इतनी हिम्मत की मेरी जगह ले, और जो मेरा है उसके पीछे पड़े। नादिया ने स्टेला को पकड़ रखा था, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी और हर बात के साथ उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। स्टेला दर्द से चिल्ला रही थी, बार बार मिन्नतें कर रही थी। नादिया ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। आम कैंडी थी क्या? अमीर औरत थी क्या? अपनी आंखें खोलो और देखो। स्टेला की आवाज रहम के लिए चिल्लाते हुए फटने लगी थी। उसका सर घूम रहा था। उसका चेहरा पल पल सफेद होता जा रहा था। दर्द के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसकी आवाज बंद हो गई। कोई नहीं आया। यह नज़ारा बुरा होता जा रहा था। क्या नादिया को मुझसे लड़ाई नहीं करनी थी? मैंने अपना केक बड़े आराम से खाया और नादिया को वह करने दिया जो वह चाहती थी। स्टेला को अपनी हद तक पहुंचते देखकर मेरी जो थोड़ी बहुत भूख बची थी वह भी खत्म हो गई। आखिरी टुकड़ा वैसे ही पड़ा रहा। मैंने कांटा नीचे रख दिया। एक हल्की सी आह भरी। शाम खराब करने का क्या तरीका था? मैंने नैपकिन उठाया और अपना मुंह पोंछा, यह देखकर कि नादिया का रुकने का कोई इरादा नहीं था। नादिया, बस करो। मुझे पुलिस स्टेशन में गवाह बनकर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस यही एक चीज बची थी। तुम उसे छोड़ती क्यों नहीं? स्टेला जमीन पर गिर गई। स्टाफ आया और उसे उठाकर ले गया। जब सारा गड़बड़ साफ हो गया, नादिया ने टॉवल टेबल पर फेंक दिया। उसकी नजर मेरे अधूरे ब्लैक फॉरेस्ट केक पर पड़ी। चलो कहीं और चलते हैं, मैं तुम्हें और अच्छी जगह ले जाऊंगी। नहीं, मेरी भूख मर गई है। नादिया ने और कुछ नहीं कहा। वह मुझे वापस ले गई। मर्सिडीज गाड़ी आराम से कॉम्प्लेक्स के बाहर रुक गई। पिछली सीट से हम दोनों ने उसे एक साथ देखा। लायरा स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी के नीचे खड़ी थी। नादिया ने अपने होंठ दबाए। उसके चेहरे पर कुछ बदलाव आया। उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुमने उसे नीचे बुलाया था? मैंने हल्का सा सर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि लायरा इतनी रात को वहां क्यों खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी देर से इंतजार कर रही थी। हम एक के बाद एक गाड़ी से उतरे। लायरा एक हल्की मुस्कुराहट के साथ हमसे मिलने आई। उसने मेरा बैकपैक मुझसे ले लिया, बिल्कुल आम तरीके से, बिना कोई बड़ी बात बनाए। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लायरा ने मेरे बालों को ठीक किया। मैं कचरा फेंकने आई थी, उसने कहा। तुम्हारे वापस आने का टाइम हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक गई। कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी। अंदर भी कभी कभी रात को घटनाएं हो जाती थीं। लायरा को मेरे अकेले घर आने की चिंता थी, लेकिन वह मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी अगर मैं किसी मीटिंग में था, इसलिए वह गेट पर खड़ी इंतजार करती रही। मैं एक पल के लिए रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। मैंने एक भी मैसेज नहीं भेजा था यह बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ, और वह इतनी देर से यहाँ खड़ी थी। और फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बस वही शांत गर्मी, वही नर्म दुलार। मेरे सीने में कुछ कस गया, अजीब और अनजाना, कुछ जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा था। उसे घर लाने के लिए शुक्रिया, लायरा ने नादिया से कहा। उसका चेहरा नर्म था। वह जल्दी में नहीं थी। उसमें वही शांत अदब था जो उसमें हमेशा रहता था, जैसे उसे किसी से कोई शिकायत न हो। नादिया की आंखों में कुछ धुंधला सा हो गया। मुझे सर झुकाए चुप देखकर वह समझ गई कि मैं क्या सोच रहा था। उसने लायरा की तरफ देखा। वह मेरा भाई है। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ था। लायरा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने सीधे से जवाब दिया। यह जानकर कि इतने लोग उसकी परवाह करते हैं मुझे भी खुशी होती है। नादिया की आंखों में कुछ चमका। उसने और कुछ नहीं कहा, मुड़ी और गाड़ी में बैठ गई। इस बार वह हार गई थी। मुझे नादिया का व्यवहार अजीब लगा। मैंने मर्सिडीज को तब तक देखा जब तक वह गायब नहीं हो गई। फिर मैंने उस बात को छोड़ दिया, लायरा के हाथ में अपना हाथ डाला और घर चल दिया। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, अब से अगर मुझे देर होगी तो मैं फोन करूंगा। वापस आने से पहले मैं मैसेज भी करूंगा। तुम्हें गेट पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गर्मी का मौसम है, मच्छर बाहर हैं, अपने हाथ देखो। उसकी बाजू पर 5 या 6 सूजी हुई मच्छर के काटने के निशान थे। मेरे सीने में कुछ बेचैनी सी हुई। लायरा ने एक पल के लिए भी मुझे दोष नहीं दिया। वह तो खरुश लग रही थी, क्योंकि उसका भाई उसकी चिंता कर रहा था और क्योंकि उसने खुद ही अब से खबर देने को कहा था। मैं धीरे धीरे उसे अपनी बहन मान रहा था, धीरे धीरे इस परिवार का हिस्सा बन रहा था। जब हम घर पहुंचे, बी पहले ही सो चुकी थी। रे और हेलेन अभी भी लिविंग रूम में जाग रहे थे और उस मर्सिडीज के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने देखी थी। हेलेन की आंखें नीचे झुकी हुई थीं, उनके किनारे हल्के लाल थे। उसने कहा, उसका दुख मुश्किल से छुपा हुआ था। वह गाड़ी परसों भी आई थी, आज फिर उसे ले गई। मैं उसे पहचानती हूँ, हरविक की सबसे बड़ी बेटी। वह उसकी बहुत परवाह करती है, यह साफ दिखता है। लायरा इतनी देर तक नीचे इंतजार करती रही, ऊपर नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वापस नहीं आएगा? वह आएगा, रे ने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर भी थोड़ी बेचैनी थी। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। हेलेन ने एक उदास आह भरी। ऐसी बात नहीं कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती।
बस ये है कि हम हार्विक फैमिली से टक्कर नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगर हार्विक फैमिली सच में उसकी परवाह करती है और उसे वापस चाहती है, तो हमें उसे एक बेहतर जिंदगी जीने से रोकने का कोई हक नहीं है। सब जानते हैं कि लिंडन फैमिली की क्या हालत है। जिस दिन वह आया था, उसके कपड़े ही इतने कीमती थे जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि कपड़ों पर कुछ 100 रुपए खर्च करना भी उनके लिए मुश्किल था। अगर एड्रियन सच में हार्विक फैमिली के पास वापस जाकर वैसी जिंदगी जीना चाहता था, तो ये समझने वाली बात थी। उन्हें क्या हक था कि उसे यहाँ उनके साथ मुश्किलें झेलने के लिए रोकें। अगर लिंडन फैमिली फिर से खड़ी हो सकती, तो कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका अपना बेटा किसी और के घर में रहे। दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा मैं हर बात सुन रहा था। मेरे लिए लिंडन फैमिली के साथ रहना बस एक तरह का खेल था, लेकिन लिंडन फैमिली के लिए यह किसी अनमोल चीज का वापस आना था, एक असली परिवार का सदस्य जो फिर से मिल गया था। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। बातचीत तुरंत रुक गई। रे और हेलेन ने एक ही पल में ऊपर देखा। उनकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी, जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। हेलेन ने चुपचाप अपनी आंख का कोना पोंछा और अपनी चिंता को मुस्कुराहट में बदल दिया। मेरे एक और कदम चलने से पहले ही वह खड़ी हो गई। तुम वापस आ गए। क्या तुमने ठीक से खाया? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। मैंने सर हिलाया, चुपचाप बात मानते हुए। हाँ, बाहर का खाना तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं होता। मुझे एग नूडल्स चाहिए। हेलेन की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वह एक ही कदम में किचन में थी। मैंने साफ चप्पलें पहनी। लायरा ने हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों सोफा पर बैठ गए। रे अपना पानी पीता रहा, अपने अंदर की राहत को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हथेलियां घबराहट से गीली थीं, फिर भी वह पूरी तरह शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया और बोला, डैड, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रे का हाथ अचानक हिल गया। थोड़ा पानी छलक गया। उसने जल्दी से कप नीचे रखा और अपनी पतलून पोंछी। उसके अंदर फिर से घबराहट शुरू हो गई थी। किचन से बर्तनों की आवाज आई। क्या उसे आखिरकार मना लिया गया था? क्या वह खास तौर पर अलविदा कहने वापस आया था? मैंने अपने होंठों के किनारे को सीधा रखने की कोशिश की। रे और हेलेन को ऐसे घबराते देखना सच में मजेदार था। हर्विक के घर में एक और बेटा होना एक और नौकर होने जैसा ही था, एक बाहर वाला, चाहे कुछ भी हो। लेकिन लिंडन फैमिली के लिए इसका सच में मतलब था एक और परिवार का सदस्य, जिसके साथ हर दिन बांटा जा सके, जिस पर भरोसा किया जा सके और जो उन पर भरोसा कर सके। यह फर्क मेरे लिए नया था। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था और इसने मुझे उत्सुक कर दिया। मैं जानना चाहता था कि यह फर्क किस तरह की जिंदगी बना सकता है। अचानक मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। रे ने खुद को तैयार कर लिया था। उसने खुद से कहा कि अगर मैं कल जाने को भी कहता तो वह संभाल लेगा। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। मैंने अपनी हंसी को दबाया और चेहरे पर गंभीरता ले आया। मैं असल में यह कहना चाहता था, परिवार की हालत तंग है। हेलेन की दुकान से ज्यादा कमाई नहीं होगी। तुम्हारी ड्राइविंग से बस खर्चे ही पूरे होते हैं। अगर आप फिर से कुछ शुरू करना चाहते हो तो इस तरह से पैसे उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। क्या आपने कोई अलग तरह का काम ढूंढने के बारे में सोचा है? रे ने जोर से पलक झपकी। तो वह जा नहीं रहा था। बस यही सबसे जरूरी था। उसके शरीर की हर कसी हुई नस एक साथ ढीली हो गई। जब तक एड्रियन यहाँ है, बाकी सब बातें हो सकती हैं। रे मुस्कुराया। उसकी आंखों में गर्माहट थी। लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ है। मैंने उसे सीधे देखा। नौकरी ढूंढो। रे सुन्न हो गया। उसकी आंखें एक लंबे पल तक बिना हिले ठहरी रहीं। फिर चुपचाप उसने नीचे देखा। एड्रियन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के लिए काम नहीं कर सकता। मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। जब बैंक्रप्सी हुई उसके तुरंत बाद मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए, पर किसी ने मुझे काम पर नहीं रखा। हमारे पास पैसे नहीं आ रहे थे, खाना भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने कर्जा लिया और गाड़ी चलाना शुरू किया। यह बात सुनकर लायरा ने धीरे से सांस छोड़ी। उस समय कई बार वह स्कूल से घर आती तो देखती कि उसके पापा एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। हाथ में ब्रीफकेस होता, चेहरे पर चिंता साफ दिखती। पेड़ की छांव उनके कंधों पर भारी लगती और तेज धूप से उनके सिर के बाल सफेद हो गए थे। जब वह घर आते तो ऐसे दिखाते जैसे सब ठीक है। हर बुरी नजर और कड़वे बोल को सह लेते थे और फिर रिश्तेदार भी उन्हें बेकार कहते थे। इस सब के बोझ से अपनी जिंदगी के बीच में ही यह आदमी छोटा और अकेला सा हो गया था। लीरा ने ही कर्जा लेने, गाड़ी खरीदने और चलाने का सुझाव दिया था। जब थोड़ी आमदनी आने लगी, जरूरत की चीजें पूरी होने लगीं, तब उन पर से थोड़ा बोझ कम हुआ। रे ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं जानता हूँ तुम चाहती हो कि सब ठीक हो जाए। मैं शाम को और ज्यादा काम करूंगा, थोड़े और पैसे बचाऊंगा। हम आखिर में एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे। सब ठीक होता जाएगा। रे मेरी बात को काटना नहीं चाहता था, पर उसने कोशिश की। कोई भी 50 साल के आदमी को काम पर नहीं रखना चाहता था। उनके चेहरे देखकर मैं समझ गया, काम ढूंढना मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। मैं कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया और एक तकिया अपनी गोद में रख लिया। फिर मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। डैड, मार्केट में बहुत सारे नए पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप छोटी नौकरी के लिए जाओगे तो आपकी आधी उम्र के लोग आपको पीछे छोड़ देंगे। पर आपने तो कुछ नहीं से सब कुछ बनाया था। लिंडन फैमिली 20 सालों से ज्यादा पुरानी थी। आपका असली फायदा आपका मैनेजमेंट का अनुभव है। तो फिर मैनेजमेंट की नौकरी के लिए क्यों नहीं जाते? रे ने अपने सूखे होंठ दबाए। किसी ने मुझे छोटी नौकरी के लिए भी नहीं रखा। वह मुझे बड़े मैनेजमेंट के लिए क्यों लेंगे? हेलेन किचन से नूडल्स का एक बोल लेकर आई और धीरे से मेरे सामने रख दिया, मुझे चॉपस्टिक्स देते हुए। नूडल्स तैयार हैं, पहले खा लो फिर बात करना। मैंने तकिया एक तरफ रख दिया, चॉपस्टिक्स उठाए और एग नूडल्स को हिलाया।
हेलेन रे के सोफा के आम पर बैठ गई, अपने बेटे को आराम से बिना किसी जल्दी के खाते हुए देख रही थी। यह सोचकर कि शायद वह नहीं समझता कि बाहर कितनी मुश्किल है, उसने धीरे से कहा, एड्रियन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पापा कोशिश नहीं करना चाहते। काम ढूंढना सच में बहुत मुश्किल है। आजकल ज्यादातर कंपनीज में अगर जान पहचान या सही बैकग्राउंड न हो तो आप 5 या 6 साल काम करोगे और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वह किसी अनजान को लाकर उसे सीधे मैनेजमेंट की नौकरी नहीं देंगे। मैंने एक माउथफुल नूडल्स खाए और अपना सिर थोड़ा उसकी तरफ झुकाया। क्या मैं जान पहचान में नहीं आता? हेलेन चुप हो गई। उसने और रे ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। वह लगभग भूल ही गए थे उनके इस शांत अच्छे बेटे की ऐसी जान पहचान थी जो किसी को भी हैरान कर दे। मैंने बिना जल्दी किए अपनी बात जारी रखी। लिंडन फैमिली पहले गाड़ियों के बिजनेस में थी, है ना? मेरे एक दोस्त ने अभी अभी एक गाड़ी की कंपनी खरीदी है और उसे चलाने के लिए किसी को ढूंढ रहा है। आपका अनुभव काफी अच्छा मिलता है। अगर आपको दिलचस्पी है तो मैं बात कर सकता हूँ और आपका इंटरव्यू करवा सकता हूँ। उस दुनिया में जाने से आपको मार्केट की सही समझ आ जाएगी। ये काम आएगा अगर आप फिर से अपना कुछ शुरू करना चाहते हो। मैंने अपने नूडल्स की तरफ देखा। मेरी आवाज आम थी, जैसे मैं कोई मामूली बात बता रहा हूँ। रे ने ध्यान से पूछा, तुम्हारा दोस्त कैसी कंपनी चलाता है? ये फिर से कोई, जैसे कि बहुत बड़ा आदमी तो नहीं होगा, है ना? मैंने उसकी तरफ पलक झपकाई और बिल्कुल शांति से जवाब दिया, शायद आपने जिलिंग मोटर्स का नाम सुना होगा। रे का मुंह खुला रह गया। वह हकलाने लगा। जिलिंग एक नया और बढ़ता हुआ ब्रांड था। उन्होंने अभी अभी एक ऑफ रोड गाड़ी निकाली थी जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा थी। उनकी अपनी फुल रिबाउंड ग्लास टेक्नोलॉजी उन्हें सबसे अलग बनाती थी, जो बहुत अच्छी सेफ्टी के लिए जानी जाती थी। और जिलिंग ल्यू ऑटो ग्रुप के अंडर आता था, जो देश के सबसे बड़े नामों में से एक था, जिसके ब्रांड्स हमेशा सेल्स में देश के टॉप 10 में रहते थे। ये ग्रुप काफी पहले ही विदेशों में भी चला गया था, खासकर कंट्री ए में, जहां ल्यू की गाड़ियां हर जगह दिखती थीं। एड्रियन, तुम्हारी सच में ल्यू में जान पहचान है? मैंने नूडल्स का एक टुकड़ा चबाया। सीधे ल्यू में नहीं। मेरा एक दोस्त जिलिंग ब्रांड का प्रोडक्शन देखता है। बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे काम, तो जाहिर है बहुत सारी फैक्ट्रीज भी शामिल हैं। उसने अभी अभी एक फैक्ट्री खरीदी है जो पेंट करने और पार्ट्स जोड़ने का काम करती है। रे यह सब सुनकर भी हैरान था। ये फैक्ट्रीज अब पूरी तरह से रोबोटिक आर्म से चलती हैं। टेक्नोलॉजी तो कमाल की है। वह कभी भी इस तरह के काम के पास नहीं गया था। अंदर से देखना और समझना कि मार्केट अभी कहाँ है बहुत फायदेमंद होगा। वह हाँ कहना चाहता था, पर उसे डर था कि उसकी वजह से मैं किसी का कर्जदार बन जाऊंगा। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। मैंने लायरा की तरफ देखा। परिवार में हिसाब नहीं रखते, है ना? लारा मुस्कुराई। वह शांत और समझदारी वाली मुस्कान। उसने ही मुझे यह बात बताई थी और अब उसका भाई उन्हें अपनाना शुरू कर रहा था। मैंने साफ साफ कहा, डैड, मैं सिर्फ आपको अंदर तक पहुंचा सकता हूँ, आगे आपको खुद करना होगा। ये बिजनेस वाले लोग हैं। अगर आपकी योग्यता सही नहीं लगी, इतने बड़े काम में किसी को मैनेजमेंट की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठाने की ताकत मुझ में नहीं है। रे की आंखें ठीक हो गईं। बिल्कुल, मुझे अभी भी खुद पर भरोसा है। मैंने अपना बोल और चॉपस्टिक्स धोए और सुखाए, फिर बाथरूम की तरफ चला गया। रे ने कड़क चाय का एक लंबा घूंट लिया और खुद को रोक नहीं पाया, जोर से बोला, हमारा परिवार एक छोटी नाव की तरह है और एड्रियन उसका चप्पू है। उस चप्पू के बिना नाव हर लहर के भरोसे बस बहती रहती है जहां पानी उसे ले जाता है। उसके साथ उनके पास एक दिशा है। पूरा परिवार अपनी हर ताकत एक ही किनारे की तरफ लगा रहा है। वह वहां जरूर पहुंच जाएंगे। गर्मी के तूफान बिना बताए आते हैं। इस तूफान ने खिड़कियों को लगातार टकराया और सबको रात भर जगाए रखा। 3 दिन और 3 रातों से बिना रुके बारिश हो रही थी। आसमान पूरा भूरा दिख रहा था। सूरज की एक भी किरण के बिना लोगों का मूड भी उसके साथ खराब हो गया था। रिको एक सीट पर बैठ गया और तुरंत अपने जूते उतार दिए। यह बारिश मुझे हर दिन परेशान कर रही है। मेरे जूते पूरी तरह भीग गए हैं। उसके मोजे उसके पैरों से ऐसे चिपके थे जैसे वह पानी में डूबे हों, और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। क्विन एक बैग के साथ उसके पास आई और उसे उसकी डेस्क पर रख दिया। ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। 3 दिन से बारिश हो रही है और तुम्हें एक एक्स्ट्रा जूतों का जोड़ा लाने का ख्याल नहीं आया। रिको ने उसकी तरफ देखा। उसने बैग में ढूंढा। इसमें क्या है? अंदर चमड़े के जूतों का एक बिल्कुल नया जोड़ा था। एक छोटे से बैग में एक साफ टॉवल, नए मोजे और एक जूता सुखाने वाला स्पंज था। रिको की आंखों में कुछ चमका जिसे वह रोक नहीं पाया। उसने अपने होंठ दबाए। यह सच में बहुत अच्छा था। उसने जल्दी से उन्हें नहीं पहना। इसके बजाय उसने मेरी तरफ देखा। हे एड्रियन, क्या तुम्हारे जूते गीले हैं? यहाँ एक्स्ट्रा हैं अगर तुम्हें चाहिए। क्विन चुप हो गई। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया था और तुम्हारा पहला ख्याल इसे किसी और को देने का है? सच में बेकार। मैं धीरे से हंसा और अपने पैरों पर लगे साफ वाटरप्रूफ शू कवर्स की तरफ इशारा किया। मैं ठीक हूँ। मैंने यह पहने थे। जूते और मोजे पूरी तरह सूखे हैं। लीरा ने मेरे लिए यह उठाए थे जब उसने मौसम का हाल देखा था। इन्हें पहनो, डोरी कस के बांधो, हो गया। रेन बूट से ज्यादा अच्छे दिखते हैं और संभालना भी आसान है। रिको मुस्कुराया। बहन होना सच में कुछ अलग ही बात है। पहले वाला तुम ये कभी नहीं पहनता। दिखावे की बहुत चिंता करता था। मैंने कंधे उचकाए। पूरी तरह भीग चुके मोजों से तो बेहतर है ना? रिको का चेहरा उतर गया। उसने बिना कुछ कहे अपने होंठ दबाए। रिको को जलन हो रही थी। रिको इस बात से खुश नहीं था। क्विन ने उसे धक्का दिया। चलो पहनो इन्हें। इस मौसम में गीले पैर और तुम कल तक बीमार पड़ जाओगे। गर्मी का मौसम अभी भी था, लेकिन बारिश ने टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया था और गीले ठंडे पैर सबसे तेज तरीका थे बीमार पड़ने का। मैं जानता हूँ।
तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई? रिको अपने पैर सुखाते और नए मोजे और जूते पहनते हुए बड़बड़ाया। क्विन ने अपनी आंखें घुमाई। वह टोकना नहीं चाहती थी, पर अगर वह खुद को थोड़ा और साफ नहीं दिखाती तो उसका यह मंगेतर सीधा दरवाजे से बाहर निकल जाता। सूखे जूते पहनने के बाद रिको का पूरा शरीर आराम से हो गया। वह तुरंत मेरे पास सरक गया और अपनी आवाज धीमी कर ली। खबर है कि जब से नाडिया वापस आई है वह अभी तक घर नहीं गई है। ट्रॉय को जाहिर है वह प्यार नहीं मिल रहा है। क्विन ने आलस से बीच में कहा, क्या तुम्हारा हार्विक के घर में कोई जासूस है? तुम्हें यह सब कैसे पता? एवा ने मुझे बताया। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दोनों बहनों की गाड़ियां अंदर या बाहर जाते हुए नहीं देखी गई हैं। पक्का वह घर पर नहीं है। यह कोई बड़ी खबर नहीं है। हार्विक फैमिली में बेटों के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, चाहे वह ट्रॉय हो या एड्रियन, उनमें से कोई भी वहां का नहीं था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, रिको ने कहा। सर्कल में हमेशा एड्रियन और उन दोनों के बीच लड़ाई की बात होती थी, लेकिन हम बेहतर जानते हैं वह दोनों एड्रियन से बहुत जुड़े हुए हैं। बस उनका दिखाने का तरीका ही ऐसा है जिसे संभालना मुश्किल है। यही सच्चाई थी। मैं चुपचाप मुस्कुराया और उसकी बात काटने के लिए कुछ नहीं बोला। ब्रेक के दौरान ट्रॉय, जो थोड़ी देर से चुपचाप बैठा था, उसने फिर से अपनी चाल चली। वह अपने डेस्क पर मुंह के बल गिरा हुआ था और इतनी जोर से रो रहा था कि पूरा कमरा उसकी आवाज से भर गया। कुछ क्लासमेट्स ने उसके बुरे नाम की वजह से बस दिखावे के लिए उसकी फिक्र करने का नाटक किया। वह धीरे से उठा और अपना चेहरा पोंछने लगा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, गालों पर आंसुओं के निशान थे। वह एक कमजोर और दुखी मासूम की तस्वीर लग रहा था, जैसे पूरी दुनिया ने उसके साथ गलत किया हो और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके वह लायक हो। उसने रुक रुक कर कहा, मेरी माँ विदेश से एक पेन लाई थी। वह हजारों रुपए का है। मैंने उसे कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। मैं उसे ब्रैड को तोहफे में देने वाला था, लेकिन अब वह कहीं नहीं मिल रहा। ब्रैड तुरंत पास आया और फिक्र दिखाते हुए घबराने लगा। घबराओ मत। सोचो, तुमने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? हम फिर से देखेंगे। वह मेरे बैग में था। मैंने कई बार चेक किया है, वह वहां नहीं है। ट्रॉय रोता रहा। वह सच में बहुत दुखी लग रहा था। रिको ने अपने पैर क्रॉस किए और नाटक करते हुए अपनी आंखें घुमाई। देखते हैं वह पेन किसकी ड्रॉर में अचानक मिलता है। उसका शक मुझ पर था। मैंने भी यही सोचा। इसे पक्का करने के लिए मैंने अपनी ड्रॉर से किताबें निकालकर डेस्क पर रख दी और सच में बिल्कुल पीछे एक डिब्बा रखा था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। मैंने उसे खोला। उसमें एक महंगा फाउंटेन पेन था। बस करो, क्या तुम यही ढूंढ रहे हो? कमरे में सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गईं। ट्रॉय ने मेरे हाथ में डिब्बे को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वह उछलकर खड़ा हुआ और जल्दी से पास आया। उसने अंदर देखा। यही है, लेकिन ये यहाँ क्यों है? मैंने उसे तिरछी नजर से देखा, एक ठंडी मुस्कान जो मैं छुपा नहीं पा रहा था। ये मेरी ड्रॉर में कैसे पहुंचा? क्या तुम मुझसे बेहतर नहीं जानते? मैं जेड के साथ यह खेल कई बार खेल चुका था। मुझे फंसाना कोई नई बात नहीं थी। मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था और मेरे पास यह खेल जारी रखने का सब्र नहीं था। ट्रॉय की आंखों की पुतलियां कांप गईं। वह एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जिस पर झूठा इल्जाम लगा हो और जो अपना नाम साफ करने के लिए बेचैन हो। तुम क्या कहना चाहते हो? वह पेन ब्रैड के लिए था। वह तुम्हारी ड्रॉर में क्यों होगा? मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन तुमने सीधा मुझ पर इल्जाम डालना शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। अब बात पलट गई थी। मैं गलती करने वाला बन गया था, जो घबराहट में इल्जाम लगाकर अपनी गलती छुपा रहा था। उसका दिमाग बहुत तेज चलता था, यह तो मानना पड़ेगा। उसने बात को घुमा दिया था। अगर तुम्हें एक चाहिए था एड्रियन, तो मेरी माँ तुम्हें एक खरीद कर दे सकती थी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? ट्रॉय सच में बुरा मान गया था। वह पूरी तरह से एक बड़े दिल वाला शिकार लग रहा था। यह मॉडल $27,000 का बिकता है। ये मिलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ 500 ही बनाए गए थे। मैंने अपना बैग खोला, अपनी पेंसिल केस निकाली और उसे डेस्क पर उल्टा कर दिया। 4 या 5 एक जैसे पेन बाहर निकल आए। मैंने देखा ट्रॉय का चेहरा कई रंग बदल रहा था, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। मैंने अपने होंठ थोड़े से मोड़ दिए और बिना किसी खास भाव के कहा, कोई भी चाल चलने से पहले क्या तुम्हें पहले जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? शेयर होल्डर लिस्ट में जाकर देखो, मेरा नाम ऊपर ही है। उसे देखना मुश्किल नहीं है। ये मेरे उन इन्वेस्टमेंट्स में से एक था जो फेल हो गए थे। 500 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। बिक्री बहुत खराब थी, लेकिन ये लिखते बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने कुछ अपने लिए रख लिए थे। किसने सोचा था कि ये इस छोटे से नाटक में प्रॉप्स बन जाएंगे? मौके पर पूरी तरह से पकड़ा गया और कोई रास्ता न होने के बावजूद ट्रॉय ने फिर भी कोशिश की। मुझे गलतफहमी हुई। किसी ने मजाक में पेन लेकर तुम्हारी ड्रॉर में रख दिया होगा। तुम्हारा पेन सिर्फ एड्रियन को फंसाने के लिए कौन लेगा? रिको ने सीधे सीधे कहा। इस बार ट्रॉय सच में घबरा गया। उसे आखिरकार समझ आया कि उसके क्लासमेट्स उसे कैसे देख रहे थे। यहाँ तक कि ब्रैड भी उसे अजीब तरह से देख रहा था और उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। जब से मैंने वह पेन निकाला था, ट्रॉय पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। वह वहां खड़ा था और कोई भाव नहीं दिखा पा रहा था। उसके चेहरे पर अलग अलग भाव दिखते रहे जब तक कि उसका चेहरा पीला नहीं पड़ गया और वह बेहोश हो गया। ब्रैड, जो कहीं ज्यादा अच्छा एक्टर था, उसे आखिरी पल में याद आया कि उसे एक वफादार दोस्त का किरदार निभाना है। उसने ट्रॉय को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। एक बार जब उसने पक्का कर लिया कि ट्रॉय सच में बेहोश हो गया है, उसकी आंखों से फिक्र गायब हो गई। उसने डेस्क पर रखे पेन को देखा और धीरे से नफरत भरी आवाज निकाली। मैंने सोचा था ये कोई खास चीज है, लेकिन ये तो बस ऐसा सामान निकला जिसे कोई नहीं चाहता था। मैंने पेन को अपनी उंगलियों में घुमाया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला। उसने मुझे याद दिलाया कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा डूब रहा है। सब लोग इस महीने एक प्लान बनाओ। अगर मैंने इसमें पैसा लगाया तो मैं उसे वापस निकालूंगा। अगर तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे तो हम जरूर वापस कमा लेंगे। पेन सच में अच्छे लिखते हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये बिकेंगे कैसे, समझ नहीं आता।
कीमत कम कर दो। कम फायदा, बिल्कुल बिक्री न होने से बेहतर है। कहाँ तक कम करें? फैक्ट्री खरीदने में ही बहुत पैसा लगा था और टेक्नोलॉजी पैटेंट्स भी सस्ते नहीं थे। लागत बहुत ज्यादा है और कम किया तो नुकसान में बेचना पड़ेगा। तब तो बेहतर है कि उसे ऐसे ही रखा रहने दो। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक आइडिया बन रहा था। पैसा नुकसान में नहीं जाएगा, कमी से चीजों की कीमत बढ़ती है। जब कोई डील फाइनल कर रहे हो तो एक पेन टेबल पर रखो। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा हो तो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें कहो और बचा हुआ स्टॉक तोहफे में दे दो। मैं कीमत कम नहीं कर रहा, मैं उसे बढ़ा रहा हूँ। सबने एक दूसरे को देखा, फिर एक एक करके सर हिलाया। उन्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा था कि मैं चीजों को ठीक कर सकता हूँ। पिछले साल का प्रोजेक्ट मेरी शुरुआत थी और अब वह बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा उस प्रोजेक्ट से आया था। अगर मैं पेन प्रोजेक्ट को ठीक करने में लगा हुआ था तो उसमें नुकसान नहीं होगा। कमरे में बिजली कड़कने की आवाज गूंज उठी। बात उसी वक्त रुक गई। सबने बाहर आसमान की तरफ देखा जो नीचा और भूरा था। बारिश धीरे से तेज होती जा रही थी। रिको ने धीरे से कहा, यह तो अजीब है, ये एक बार भी नहीं रुकी। इतना पानी आ कहाँ से रहा है? क्विन ने अपनी आंखें पतली की। मुझे बार बार लग रहा है कि कुछ होने वाला है। मैं आराम से और बिना किसी फिक्र के मुस्कुराया। मुझे लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। वीकेंड तक भी बारिश पूरी तरह से नहीं रुकी थी। कभी तेज बारिश होती तो कभी हल्के हल्के बूंदें पड़ती जो दिमाग खराब कर देती थीं। ल्यू ग्रुप के एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बहस इतनी तेज थी कि बारिश की आवाज भी उसमें दब जाती थी। यह सेलिन की जांग फैमिली के साथ चिप लाइसेंसिंग राइट्स पर तीसरी बार की बातचीत थी। जांग फैमिली की शादी की शर्त पर अड़ जाने की वजह से सेलिन ने मजबूती से कहा, बिजनेस पार्टनरशिप आपस के फायदे पर बनती है। इस बातचीत में शादी को लाना गलत है। वह फायदे के मामले में थोड़ा झुकने को तैयार थी, लेकिन किससे शादी करेगी इस पर एक कदम भी नहीं। सेलेस्ट हल्के से मुस्कुराई। डायरेक्टर लियो, चिप टेक्नोलॉजी हमारे काम का दिल है। सिर्फ पैसों का समझौता काफी नहीं है जो हमें चाहिए। दो परिवारों का एक होना, यही असली बुनियाद है। मेरी माँ भी यही चाहती हैं और मैं भी यही चाहती हूँ। तुम बार बार मना कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे भाई में कुछ खास पसंद नहीं है? सेलिन का चेहरा भी आसमान की तरह उदास था। वह पहले ही दो बातों पर राजी हो चुकी थी, लेकिन जांग फैमिली अपनी बात से हट नहीं रही थी। वह उसे डोरियन जांग से मंगनी करने के लिए दबाव डाल रहे थे, बजाय इसके कि एक सही डील मान ले। 2 महीने से ज्यादा 3 बार की बातचीत हो चुकी थी और वह डोरियन जांग से कभी मिली भी नहीं थी। वह शायद वैसा ही था जैसा एड्रियन को कभी बनना था, एक रस्सी जो दो परिवारों के फायदे को जोड़ती थी। सेलेस्ट की मुस्कान में एक समझदारी थी। कैपिटल सर्कल में होने की वजह से वह अच्छे से जानती थी कि एड्रियन कौन थी। डायरेक्टर लू अभी भी अपने बचपन के प्यार को पकड़े हुए हैं। वह अब हार्विक के वारिस नहीं है। वह अब तुम्हारे बराबरी का नहीं है। वह तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, भले ही तुम उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो। क्या ल्यू फैमिली इसकी इजाजत देगी? क्या शेयर होल्डर्स? और क्या वह इस स्टेटस के फर्क को सहकर हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? हर बात चुभती थी और हर बात में सच्चाई थी। सेलिन जानती थी मैं कैसा महसूस करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी स्कूल में था। एक दूसरे को सपोर्ट करना अभी के लिए ठीक लग रहा था। जब शादी का असल वक्त आएगा तो क्या वह बाहर की दुनिया के फैसले का सामना करने और बिना झिझक उससे चुनने को तैयार होगी? भविष्य ऐसी चीज थी जिस पर वह कभी दांव नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी बहुत जल्दी है। यह फैसला करने का सही वक्त नहीं था, और अगर चीजें खराब भी हो जाती तो यह फैसला मेरे हाथ में होना चाहिए था, न कि वह अकेली करती। तो जंग फैमिली की यह गलत मांग? बिल्कुल नहीं। उसने खुद को संभाला। हम यहाँ एक बिजनेस डील पर बात करने आए हैं। अगर किसी भी तरफ को शर्तों पर कोई दिक्कत है तो हम बातचीत जारी रखेंगे। अगर हम शादी की बात कर रहे हैं तो फिर बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। सेलेस्ट ने मजाक में अपनी आईब्राउ ऊपर की। सेलिन, तुम अभी बहुत छोटी हो, इतनी समझदार नहीं हो कि समझ सको यहाँ असल में क्या दांव पे लगा है। अपने जवाब की जल्दी मत करो, जितना टाइम चाहिए ले लो। जब तुम सोच लो तब हम साइन करेंगे। ये तकरार खत्म होती नहीं दिख रही थी, तभी बाहर से किसी ने नॉक किया और अंदर आ गया। सेलिन की असिस्टेंट श्याओ जल्दी से रूम क्रॉस करके उसके कान के पास झुकी। मास्टर एड्रियन आ गए हैं। सेलिन की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसका उदास चेहरा पल भर में ठीक हो गया। वह सेलेस्ट की तरफ मुड़ी और नर्म मुस्कुराहट दी। डायरेक्टर जियांग, इन बातों को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनिए, मैं एड्रियन को चुनती हूँ। उसका नाम नहीं, उसकी पोजीशन नहीं, बस उसको। उसने ऐसे कहा जैसे अभी कुछ जीता हो। उसने शाओ को इशारा किया, जिसने तुरंत मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखाया। सेलिन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। यह बदलाव इतना अचानक था कि सेलेस्ट समझ नहीं पाई। उसे यह सच में अजीब लगा। वह शाओ की तरफ मुड़ी। उसने अचानक सब क्यों रोक दिया? शाओ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी नजरें नीचे की और नरम तरीके से जवाब दिया, जांग फैमिली की चिप टेक्नोलॉजी के मुकाबले मास्टर एड्रियन ज्यादा कीमती हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिस में मैं सोफा पर चुपचाप बैठा था, एक सिंपल कैजुअल कपड़ों में जिससे मैं लंबा दिख रहा था। मेरी लंबी टांगें आराम से क्रॉस की हुई थीं। हाथ में चाय का कप लिए मैं ब्लैक टी पी रहा था। मेरी आंख के कोने से मैंने देखा कि कोई दरवाजे से अंदर आया। मैंने कप नीचे रखा और खड़ा हो गया। एक गर्म मुस्कुराहट खुद ही मेरे चेहरे पर आ गई जब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डायरेक्टर लू, मैं रूमिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से पार्टनरशिप की बात करने आया हूँ। सेलिन ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा खुश था, वह आराम में थी और उसकी आंखों में जो गर्माहट थी वह छुपाए नहीं छुपती थी। उसकी आवाज भी जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा नर्म निकली। तुमने यह कर दिया। मैं मुस्कुराया और सर हिलाया। क्या यह बारिश आग बुझाने के लिए सही टाइम पर आई है? सेलिन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने बगल में सोफा पर बैठा लिया। वह नाटक करते हुए मुंह बनाकर मुझसे सट गई। आग बुझाना? यह तो मेरी जान बचाना है। वह मुझे डोरियन जांग से जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे।
अगर तुम थोड़ी देर और करते तो तुम अपने बचपन के दोस्त को खो देते। मैंने अपना हाथ तेजी से पीछे खींच लिया और उसे घूर कर देखा। तो अगर मैं नहीं आता तो तुम मान जाती? सेलीन की जुबान लड़खड़ा गई। उसने कसम खाने के लिए 3 उंगलियां उठाईं। मैं कसम खाती हूँ, मेरा मतलब बिल्कुल भी वह नहीं था। मैंने अपनी आईब्राव ऊपर की। तो तुम्हारा क्या मतलब था? सेलीन ने दुख भरे अंदाज में अपने होंठ दबाए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा नाटक करना चाहती थी। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी की और उसे हल्की सी नाराजगी से देखा। सेलीन, तुम हाल ही में और ज्यादा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हो। सेलीन हंसी और उसने कोई बहस नहीं की। वह क्या करती? उसका एड्रियन स्कूल खत्म करने वाला था। उनके बीच कुछ बदलने से पहले उसे एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। मजाक करना बंद करो। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। जब हमारा काम हो जाएगा तो मैं हॉस्पिटल जाकर तुम्हारे पेरेंट्स को देखना चाहता हूँ। रूमिंग टेक्नोलॉजी शुरू से ही चिप बनाने पर फोकस कर रही है। अभी 1 घंटे पहले ही नई चिप का टेस्ट क्लियर हो गया है। यह जांग फैमिली जो दे रही थी उसकी जगह पूरी तरह ले सकती है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ जल्दी पहुंचने के लिए बहुत कोशिश की थी, खासकर इसलिए ताकि सेलिन किसी मुश्किल में न पड़े। जैसे ही बात बिजनेस पर आई, हम दोनों बदल गए, फोकस हो गए, सीरियस हो गए। एक लू ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरा रूमिंग टेक्नोलॉजी को। कोई भी अपनी तरफ से पीछे हटने को तैयार नहीं था। 1 घंटे तक लगातार बहस होती रही जब तक शर्तें फाइनली तय नहीं हो गई। एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और साइन किया गया। काम खत्म। वह वापस अपनी पुरानी हरकतों पर आ गई। लंच में क्या खाओगे? उसने हाथ बढ़ाया और आराम से मेरे बालों को बिगाड़ दिया। मैंने उसका हाथ हटा दिया। मैंने उसे दुखी नजरों से देखा और अपने बाल ठीक किए। मेरे बाल मत बिगाड़ो, मुझे बीफ ब्रिस्केट नूडल्स चाहिए। सेलिन हंसी। ठीक है, बीफ ब्रिस्केट नूडल्स ही सही। हम एलिवेटर से नीचे गए। रास्ते में एम्प्लॉयज ने मुझे देखा और इज्जत से झुककर कहा, मास्टर एड्रियन। मैं आह भरे बिना नहीं रह सका। सेलीन ने मेरा गाल दबाया। क्या हुआ? मैं कब सीईओ बनूंगी? मेरी बहुत सारी कंपनीज में हिस्सा था। लोग मुझे यहाँ वहाँ इस टाइटल से खुश करते थे, लेकिन मेरी कोई असली पोजीशन नहीं थी, कोई ऑफिशियल जगह नहीं थी। सलीन को एक हादसे की वजह से प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना पड़ा था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मैं इच्छा करता। मैं बस वह दिन चाहता था जब मैं नाडिया के सामने अपने नाम से, अपनी शर्तों पर कोई बनकर खड़ा हो सकूं और मुझे छोटे मोटे एहसानों से जमा किए जाने वाले खिलौने की तरह न समझा जाए। सलीन धीरे से हंसी। मेरी ख्वाहिशें साफ और सीधी थीं, कुछ बनाने में पैसा लगाना। जितना नाडिया मुझे दबाने की कोशिश करती थी, उतना ही मैं ऊपर बढ़ने की कोशिश करता था। पढ़ाई करना, इन्वेस्ट करना, कनेक्शन बनाना, फेल होना और हर बार और मजबूत होकर वापस आना। ये मेरा वह रूप था जो उसे पसंद था। चाहे मैं कोई भी नाम रखता, मैं हमेशा वही था जिसे वह चाहती थी। बढ़ती हुई बारिश ने हमारे मूड पर कोई असर नहीं किया। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया और उसे शक और थोड़े डर से देखा। तुम्हारी ड्राइविंग कैसी है? तुम मुझे बीच रास्ते में कहीं उड़ा तो नहीं दोगी ना? सेलीन ने अपनी हंसी रोकी। अच्छी है या बुरी, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने उसे घूरा। उस सेंटेंस के एक से ज्यादा मतलब हैं, तुम्हें पता है। मैं अभी भी एक मासूम नौजवान हूँ। आराम करो। मैं 1 साल से ज्यादा से ड्राइव कर रही हूँ। सेलीन झुकी और मेरा सीट बेल्ट लगा दिया। उसने हल्के से कहा, मैं शायद जेड जितनी अच्छी नहीं हूँ। उसने तो एक बैंकेट हॉल में कार चला दी थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं हंसा। ऐसी पागलपन मुश्किल से मिलता है। वैसे उस रात के बाद वह मुझे ढूंढने नहीं आई है। वह रोंगचेंग गई है रेस के लिए। लगता है उसने पिछले साल कंट्री आर में कुछ जीता था। उसने रेसिंग की दुनिया में काफी नाम बना लिया है। इस बार उसे एक अपीयरेंस के लिए बुलाया गया था। जेड शुरू से ही बागी थी। उसने एक सही वारिस की तरह फाइनेंस पढ़ने से मना कर दिया। फैमिली जो चाहती थी वह उसका उल्टा करती थी। हार्विक फैमिली अपनी इमेज और इज्जत का बहुत ख्याल रखती थी। जेड ने बिल्कुल उल्टा किया। जैसे ही वह बड़ी हुई और उसके पास लाइसेंस आया, उसने एक सुपर कार खरीद ली। वह सिटी सेंटर में 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से चला रही थी। उसने जितने फाइन जमा किए थे वह एक डिक्शनरी से भी ज्यादा मोटे थे। जितनी डांट उसे पड़ी, उसके बाद वह पहाड़ी रास्तों पर चली गई। अकीना माउंटेन में वाइल्ड सेकंड जनरेशन एयर्स के ग्रुप के साथ तेजी से गाड़ी चलाती थी और वहां से उसका नाम फैल गया। कैपिटल सर्कल में उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा जाता था। उसे एक बुरी मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक बार मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे भी उसके साथ घसीटा गया। जबरदस्ती पैसेंजर सीट पर बैठाया गया। पहाड़ी मोड़ अपने आप में ही खतरनाक थे। वह ऐसे चला रही थी जैसे वह खतरनाक नहीं थे। हम लगभग क्लिफ से नीचे गिरने वाले थे। मैं बच गया, लेकिन अगले महीने तक मैंने किसी भी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि वह बहुत लापरवाह है। उसे मौत का डर नहीं था, लेकिन उसे मुझे अपने साथ ले जाने का कोई हक नहीं था। बाद में उसके फैमिली के हर ऐतराज के खिलाफ वह एक प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर बन गई। वह जीती बहुत, लेकिन उन जीतों को पुराने फैमिलीज ने नहीं माना। उन्हें उसकी बगावत और बदनामी का और सबूत माना गया। वह एक जुआरी थी जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाती थी। हार्विक फैमिली ने उसके लिए जो कुछ भी प्लान किया था, वह उसके खिलाफ जा रही थी। एक दिन ऐसा हो सकता है कि वह वापस न आए, लेकिन यह सोचकर कि मैं उससे कैसे बच गया था, मैं ज्यादा चिंता नहीं कर सका। सेलीन ने चुपचाप समझते हुए अपने होंठ मोड़ दिए। जानती थी कि मैं सिर्फ परवाह न करने का नाटक नहीं कर रहा था। मैं सच में जेड को पसंद नहीं करता था। अगर सिर्फ किस्मत अच्छी न होती तो वह अब तक मुझे मार चुकी होती। सेलीन ने बिल्कुल सही स्पीड पर गाड़ी चलाई और एक एलिमेंट्री स्कूल के पास एक नूडल शॉप के बाहर आराम से गाड़ी रोकी। शॉप का नाम NIUs था।
मुझे उनके बीफ ब्रिस्केट नूडल्स बहुत पसंद है। स्कूल के बाद मैं कभी उस घर वापस नहीं जाना चाहता था, कभी उन दो मुश्किल बहनों से डील नहीं करना चाहता था। मैं यहाँ पहले पेट भर लेता था उस सबका सामना करने से पहले जो मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल से पास हो गया तब भी मुझे कभी कभी यह स्वाद याद आता था और मैं सेलिन को अपने साथ यहाँ ले आता था। जैसे ही हम अंदर आए सेलिन ने तुरंत ऑर्डर कर दिया, बिल्कुल अपने घर जैसा फील करते हुए। अंकल न्यू, 2 बोल बीफ ब्रिस्केट नूडल्स। अंकल न्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी आया। उसने नूडल्स पॉट में डाले और देखा। तुम दोनों को काफी टाइम से नहीं देखा। आजकल कहाँ पढ़ रहे हो? अभी भी सिटी में? उसके बाद? अभी पक्का नहीं है। मैं खुलकर मुस्कुराया, बिना किसी दिखावे के। नूडल्स जल्दी पक गए। ऊपर से ब्रेस्ड ब्रिस्केट का एक चम्मच डाला और बोल्स रेडी थे। अंकल न्यू दोनों बोल्स लेकर आए। उसने बिना हरी प्याज वाला मेरे सामने रख दिया। यह लो। हरी प्याज नहीं है, तुम्हें अभी भी याद है। मैंने नूडल्स को हिलाया ताकि ब्रिस्केट का शोरबा सूप में अच्छे से मिल जाए। अंकल न्यू हंसे। मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम एक बार हरी प्याज न डलवाने को कहना भूल गए थे और इसने तुम्हारे लिए हर एक प्याज निकाल दी थी। इतनी ख्याल रखने वाली लड़की, मैं ये भूला नहीं हूँ। मैंने अपने होंठ दबाए और कुछ नहीं कहा। मेरे कानों के सिरे धीरे से लाल हो गए थे। मैंने अभी पहला निवाला ही लिया था कि मेरा फोन बज उठा। लिंडन परिवार के घर पर चीजें खराब हो गई थीं। मैं उस सुबह काम के लिए जल्दी निकल गया था। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। हेलेन ने लंबी ठंडे चेहरे वाली औरत को अपने सामने देर तक देखा। वह हैरान होने से ज्यादा डरी हुई थी। उसने एकदम साफ फॉर्मल सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बिल्कुल बेजान। उसकी आंखों में एक खतरनाक गहराई थी। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस वहां खड़े रहना ही एक धमकी जैसा लग रहा था। रे और लायरा नाश्ता कर रहे थे। दोनों उसे देखते ही शांत हो गए। नाडिया का इतनी जल्दी आना, और खास तौर पर तब आना जब मैं चला गया था, यह कोई दोस्ती वाली मुलाकात नहीं थी। क्या आप एड्रियन को ढूंढ रही हैं? वह अभी निकला है। हेलेन की आवाज कांप रही थी। इस जवान औरत की मौजूदगी बहुत भारी थी, ऐसी कि उसकी बात मानने के अलावा कुछ और करना मुश्किल था। नाडिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। लायरा जानती थी कि उसकी माँ यह सब संभाल नहीं पाएगी। उसने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी, रे को देखा और इशारा किया कि वह बर्तन किचन में ले जाए। वह खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ चली, अपनी माँ के कंधे पर तसल्ली से थपकी देते हुए। हेलेन मुड़कर चाय बनाने चली गई। लायरा ने नाडिया का सामना एक हल्की मुस्कान के साथ किया, शांत, न ज्यादा झुकते हुए न ही जिद करते हुए। कृपया अंदर आइए, जो कुछ भी आपको कहना है बैठकर बात करते हैं। नाडिया अंदर आई। उसका चेहरा शांत और ठंडा था। उसकी आंखें धीरे धीरे छोटे अपार्टमेंट में घूम रही थीं। इसे ठीक कराया गया था, साफ सुथरा, देखने में अच्छा भी था, लेकिन उसके लिए यह अभी भी बहुत छोटा था। उसकी नाखुशी अंदर ही थी लेकिन साफ दिख रही थी। यह हार्विक एस्टेट में उसकी वॉक इन वार्डरोब जितना बड़ा भी नहीं था। हैरानी नहीं कि एड्रियन ने, जिसके अकाउंट में पैसे थे, अपने लिए एक ठीक से वार्डरोब नहीं खरीदा था। यहाँ उसके लिए जगह नहीं थी और वह अकेला भी नहीं रह रहा था। इतनी जगह में 5 लोग, हवा शायद ही ठीक से घूमती होगी। नादिया छोटे सोफे पर बैठ गई। उसकी लंबी टांगों ने पहले से ही तंग फर्नीचर को और छोटा दिखाया। हेलेन ताजी बनी हुई चाय लेकर आई, एक गर्म मुस्कान के साथ जो उसकी बेचैनी को छुपा नहीं पा रही थी। नादिया ने ग्लास पर नजर डाली। उसने सोचा कि काफी साफ है, लेकिन चाय की पत्ती ज्यादा से ज्यादा ठीक ठाक थी, एक मामूली रेस्टोरेंट से भी खराब, और पक्का स्प्रिंग वाटर नहीं था। उसने कप को घूरा, जो मुश्किल से 2/3 भरा था, और उसे छुआ तक नहीं। हेलेन और ज्यादा घबरा गई। अमीर बेटियों को खरुश करना बहुत मुश्किल होता है। लायरा ने अपने माँ बाप को देखा और उन्हें बैठने और शांत रहने का इशारा किया। वह यह खुद संभाल लेगी। वह नाडिया की तरफ मुड़ी और नाप तौली हुई तमीज से पूछा, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी सुबह यहाँ सिर्फ मिलने आई हैं। आप एड्रियन के जाने का इंतजार कर रही थीं। जो कुछ भी आपको कहना है बस कह दीजिए। नाडिया ने उसे तीखी और सीधी नजर से देखा। जब बात को घुमा फिराकर कहने का कोई फायदा नहीं था तो नाडिया ने तकलीफ नहीं की। अपनी कीमत बताओ। मैं एड्रियन को अपने साथ ले जा रही हूँ। कमरा शांत हो गया। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरे भाई को खरीदने की कोशिश कर रही हो? रे और हेलेन जो डर महसूस कर रहे थे वह पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह कुछ ठंडा आ गया। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम सोचती हो कि यहाँ आकर उनका बेटा ले जा सकती हो? क्या तुम्हें लगता है वह शेल्फ पर रखा हुआ कोई सामान है जिस पर प्राइस टैग लगा हो, जिसे तुम बस उठाकर चल दो? मैंने सोचा था शायद तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन तुम्हारे मुंह से पहली बात पैसों की निकली। लिंडन परिवार अपने बच्चों को नहीं बेचता। हेलेन का गुस्सा साफ दिख रहा था। नाडिया की बातें लिंडन परिवार और एड्रियन के लिए बेइज्जती थीं। हेलेन के खुले गुस्से का सामना करते हुए नाडिया ने पलक तक नहीं झपकाई। वह बिना हिले डुले बोलती रही। एड्रियन को वह सब कुछ मिला जो उसे चाहिए था। उसका बेडरूम ही 700 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा था और उसमें अपनी अलग वॉक इन वार्डरोब थी। 2, उसका अपना ख्याल रखने वाला था। 3, दिन में 3 बार का खाना एक 5 स्टार शेफ बनाता था। हर सफर के लिए एक प्राइवेट गाड़ी और ड्राइवर। उसे यहाँ क्या मिल सकता है? तुम उसे क्या दे सकती हो? हेलेन के पास कोई जवाब नहीं था। नाडिया बोलती रही। उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं था। 50 मिलियन। इसे बैंक में रखो और जिंदगी भर ब्याज से गुजारा करो। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। न 50 मिलियन, न 500 मिलियन, कुछ भी नहीं। इस पर कोई बात नहीं होगी। एड्रियन हमारा बेटा है। कोई भी पैसा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। रे का चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपनी जगह से हिला नहीं। उन्हें अभी अभी अपना खून मिला था। वह उसे जाने नहीं दे रहे थे।
अगर तुम्हें सच में उसकी फिक्र है तो क्या तुम उसे यहाँ मुश्किल में देखती रहोगी? उसने जोर दिया। तुम उसे इसलिए रख रही हो क्योंकि तुम वह खोना नहीं चाहती जो वह अपने साथ लाता है। वह लोगों से मिलवाता है, तुम्हें बड़े लोगों से जोड़ता है, घर की मरम्मत के लिए अपनी जेब से पैसे देता है, सबके लिए नौकरी ढूंढता है। उसने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। लोगों को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी तुम्हारे इस बेकार पारिवारिक रिश्ते को खरीदने के लिए। नाडिया की बातें हमेशा बेरहम होती थीं। न कोई नरम दिली, न कोई तमीज। रे ने अपना हाथ टेबल पर पटका और खड़ा हो गया। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, यह मेरा घर है। एड्रियन को मेरी लाश पर से ही ले जा सकती हो। नाडिया ने बहस नहीं की। उसने अपने बैग में हाथ डाला और 50 मिलियन का चेक निकाला। उसने उसे बिना जल्दी किए बड़े आराम से टेबल पर रख दिया। फिर वह खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ चल दी। रे इतना गुस्से में था कि उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसने चेक उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने टुकड़े नाडिया की जाती हुई पीठ पर फेंके। कटे हुए कागज उस पर धीरे से गिरे। उसके कदम एक पल के लिए रुके। ऐसे लोग जिन्हें नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है। हेलेन ने रे की पीठ थपथपाई उसे शांत करने के लिए। उसकी आंखें नाडिया की जाती हुई शक्ल पर टिकी थीं। अंदर से वह भी उतनी ही गुस्से में थी। लायरा जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही और एक पल के लिए सोचा। उसने फटा हुआ चेक जमीन से उठाया, उसे कूड़ेदान में डाला और जल्दी से उसके पीछे बाहर चली गई। कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़े पेड़ के नीचे लायरा ने आवाज दी और नाडिया को चलते चलते रोका। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नाडिया धीरे से रुकी और वही शांत बेजान चेहरा घुमाकर देखा। उसने लायरा को दौड़ते हुए आते देखा और एक सादी आवाज में बोली, और क्या चाहिए तुम्हें? लायरा ने सांस ली और एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर वापस आ गई। रे और हेलन के खुले गुस्से के उल्टा लायरा बिल्कुल शांत थी। कोई दुश्मनी नहीं दिख रही थी, अब भी नहीं। मुझे नहीं पता आपके घर में चीजें कैसी थीं, लेकिन एड्रियन शरीफ और चुपचाप रहता है। उसमें हमेशा से एक दूरी रही है। चाहे वह हमें पूरी तरह से अपनाए या न अपनाए, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो आराम के लिए अपने बच्चों को बेचते हैं। अगर वह अपनी मर्जी से आपके साथ जाने का फैसला करता है तो हमें इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन आपका तब आना जब वह बाहर था सब कुछ बता देता है। वह ज्यादा जाना नहीं चाहता। आपको हम पर और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नाडिया के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? लायरा के होंठ थोड़े से मुड़ गए। एक आखिरी बात, उसे 17 साल तक संभालने के लिए शुक्रिया, और इस बात की फिक्र करने के लिए शुक्रिया कि वह खलुश है या नहीं। अब से मैं अपने भाई का ख्याल रखूंगी। नाडिया की आंखों में कुछ बदलाव आया जो मुश्किल से दिखा जब वह बोली। उसकी आवाज सादी और धीमी थी। तुम्हें यह बात सच में कहनी चाहिए। वह मुड़ी और पीछे देखे बिना चली गई। जैसे ही वह गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी, जेड का फोन तुरंत आ गया। नाडिया ने फोन उठाने के लिए स्वाइप किया। जेड की चमकती खुश आवाज सुनाई दी। मैं गेस करता हूँ बड़ी बेटी खाली हाथ घर भेज दी गई। एड्रियन को नहीं ला पाई। अरे रुको, फोन मत काटो। शांत हो जाओ नाडिया। मैं जानता हूँ हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन जब एड्रियन को वापस लाने की बात आती है तो हम एक ही तरफ हैं। नाडिया ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। जेड ने अपने फोन को देखा। एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। वह गुस्से में थी और अपना फोन सोफा पर फेंक दिया। वह बुरी औरत। मैं नूडल्स खा रहा था, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया। हेलो? जेड की गुस्से वाली आवाज फोन में फट पड़ी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। नाडिया की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? मैं अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। तुमने सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए फोन किया। जेड डर गई थी कि मैं फोन काट दूंगा, इसलिए वह जल्दी से बोली। नाडिया अभी तुम्हारे घर गई है। मेरी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। नाडिया लिंडन फैमिली के पास जा रही है। इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। कौन जाने उस हालत में उसने क्या कहा होगा। तुम्हें कैसे पता? जेड ने ताना मारा। क्या तुम धीमे हो गए हो? एड्रियन, नाडिया के साथ मेरी जिंदगी एक स्पाई ड्रामा जैसी है। वह मेरे आसपास खबरी लगाती है, मैं उसके आसपास खबरी लगाता हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं है। मैंने अपनी आवाज धीमी रखी। क्या तुम्हें पता है उसने मेरे परिवार से क्या कहा? पता नहीं, लेकिन जब भी नाडिया खुद आती है कभी अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छा स्पाई काम। सिर्फ बुरी खबर देने के लिए फोन किया, बिना किसी जानकारी के। तुम में कोई जमीर नहीं है, सच में। कब तक तुम आम लोगों के साथ घर घर खेलते रहोगे? अगर तुम नाडिया के साथ विदेश नहीं जाना चाहते, मेरे साथ आ जाओ। जो कुछ भी वह दे सकती है मैं उसकी बराबरी कर सकता हूँ, और उससे भी ज्यादा। मैंने अपनी एक भौं उठाई और मजाक में जवाब दिया। उसने कहा वह मुझसे शादी करना चाहती है। ये क्या बकवास है? जेड अपनी कुर्सी से ऐसे उछल पड़ी जैसे किसी ने उसे फेंका हो। वह पागल हो गई है। उसकी सबसे कीमती चीज 20 साल से भी ज्यादा समय से, और नाडिया उसे पूरा अपने पास रखना चाहती थी। बिल्कुल नहीं, मैं अभी उससे निपटूंगी। कॉल कट गई। मैंने अपना फोन शांति से वापस टेबल पर रख दिया और उन दो झगड़ा करने वालों को आपस में लड़ने दिया। मैं इस सबसे दूर रहकर बहुत खुश था। सेलिन अपनी ठोड़ी हाथ पर रखे हुए थी, मुझे शांत हंसी के साथ देख रही थी। नाडिया तुमसे शादी करना चाहती है। मैंने मना नहीं किया। जांग फैमिली ने तुम पर दबाव डाला डोरियन जांग से तुम्हारी सगाई करवाने के लिए एक बिजनेस डील के जरिए। नाडिया ने इसका फायदा उठाया। मुझे कहा कि तुम्हें छोड़ दूं और चुपचाप उसके साथ चला जाऊं। ध्यान से सोचने पर मुझे पूरा शक है कि जांग फैमिली को यह आइडिया उसने ही दिया था। यह सोचकर ही सेलिन खुद पर हंसी। नाडिया ने कैपिटल सर्कल में बहुत ज्यादा समय बिताया था। फैमिली की सोच उसके अंदर पूरी तरह समा गई थी। हर चीज फायदे और नुकसान में बदल गई थी, और शादी सिर्फ एक और सौदा थी। वह मेरे लिए जो भी महसूस करती थी, जब तक वह मुझे अपने पास रख सकती थी, तरीका कोई मायने नहीं रखता था। 17 साल तक भाई बहन की तरह पलने के बाद भी, भले ही वह मुझसे पूरे 10 साल बड़ी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वह सच में परवाह करती थी। ऐसी इंसान जिसके बोल कड़वे थे पर दिल नरम था, फिर भी उसने कभी मेरी मर्जी की इज्जत नहीं की।
हमेशा मेरे नाम पर काम करती थी, मुझे वह चीजें करने पर मजबूर करती थी जो मैं नहीं चाहता था, यह कहकर कि यह मेरे लिए अच्छा है, और यही वजह थी कि मैं उसे पसंद नहीं करता था। खा लो, सेलिन ने कहा। ठंडा होने पर स्वाद नहीं आएगा। उसने अपने बोल से कुछ बिस्किट के टुकड़े मेरे बोल में डाल दिए। वह हमेशा ऐसी ही थी, चुपचाप ध्यान रखती थी, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। यह छोटी छोटी बातें ही थीं जिन्होंने धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ खोला था, मुझे उसे अपने करीब आने देने के लिए राजी किया था। लंच अच्छे माहौल में खत्म हुआ। उसके बाद सेलिन ने हमें फिर आगे ड्राइव किया। गाड़ी धीरे धीरे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। कैपिटल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कमरों का एक कॉरिडोर था। सिर्फ आखिरी वाला कमरा भरा हुआ था। पूरी मंजिल इतनी शांत थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई देती। लगभग कोई भी वहां से नहीं गुजरता था। मिस्टर लू और उनकी पत्नी बगल बगल के बिस्तरों पर लेटे थे। अंदर आने के बाद सेलिन एक एक करके उनके पास गई। उसने देखभाल करने वाली नर्स से पूरी जानकारी ली। नर्स सिर्फ वही बता सकी जो डॉक्टर ने कहा था। कोई सुधार नहीं हुआ था। सेलिन ने धीरे से अकेले में एक लंबी सांस छोड़ी। मैं एक तरफ खड़ा रहा और कुछ नहीं कहा। हर बार जब सेलिन यहाँ आती थी, उस पर जो बोझ था वह साफ दिखता था। 1 साल पहले लिया फैमिली दूसरे शहर से गाड़ी चलाकर आए थे, सिर्फ सेलिन के बड़े होने का जश्न मनाने के लिए। लेकिन उस चौराहे पर जब वह हाईवे से नीचे उतरे थे, एक माल से भरे ट्रक का कंट्रोल खो गया और उसने उन्हें पूरी ताकत से टक्कर मारी। टक्कर से गाड़ी उछल गई, हवा में घूमते हुए एक बड़े पेड़ के तने से टकरा गई। एम्बुलेंस समय पर पहुंच गई। उन्हें सीधा इमरजेंसी में ले जाया गया। ऑपरेशन से उनकी सांसें ठीक हो गईं, लेकिन वह कब जागेंगे यह कोई नहीं जानता था, और इसलिए वह 1 साल से भी ज्यादा समय से वहां बेहोश पड़े थे। जागने का एक भी निशान नहीं था। सेलिन ने नर्स से बाहर इंतजार करने को कहा। वह अपने माँ बाप के साथ अकेले में शांत पल चाहती थी, सिर्फ बात करने के लिए। नर्स ने सर हिलाया और चली गई। हम दोनों ने वही किया जो हम हमेशा करते थे, धीरे धीरे हर मरीज के हाथ पैर दबाए। दोनों अभी भी कोमा में थे, ड्रिप के सहारे जिंदा थे। उन्हें पूरा पोषण नहीं मिल रहा था और वह 1 साल से ज्यादा समय से हिले भी नहीं थे। उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगी थीं। सेलिन की माँ के चेहरे की वह चमक और जिंदगी चली गई थी जो पहले थी। मैंने यह सब देखा और मेरे दिल में दर्द होता रहा। जाग जाओ, मैंने सोचा। आप उसे उस दुनिया में अकेले भेड़ियों का सामना करने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? वह थी के सत्य। वह अभी 19 साल की हुई है। उसे आजादी से जीना चाहिए। इसके बजाय वह पूरी कंपनी का बोझ उठा रही है। कितनी आंखें उसे अंधेरे में देख रही हैं, उस पल का इंतजार कर रही हैं जब वह उसे नीचे गिरा सके। सब उसके बनाए हुए को तोड़ने के लिए घूम रहे हैं। जांग फैमिली ने पहले ही उसकी शादी के पीछे पड़ गए थे, एक बिजनेस डील का लालच देकर उसे मजबूर करने के लिए। अगर आप जल्दी नहीं जागे तो वह हर चालाक बूढ़े लोमड़ी से कैसे निपटेंगी जो उसके पीछे पड़ेगा, और मैं उसके साथ कैसे खड़ा रहूंगा जब मेरे पास खुद कुछ नहीं है। सेलिन, मुझे लगता है तुम्हारी माँ की उंगली अभी हिली है, मैंने उसे तुरंत बताया। मैंने सच में देखा था या नहीं? सेलिन के लिए यह एक उम्मीद थी। सेलिन ने वह टॉवल छोड़ दिया जो उसने पकड़ा हुआ था और पर्दा हटा दिया। वह सीधा अंदर चली गई। उसने अपनी माँ का ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसने अपनी माँ के सोते हुए चेहरे को पूरी ताकत से देखा और कांपती आवाज में पुकारा, क्या आप मुझे सुन सकती हो? माँ, प्लीज जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। सेलिन की आंखें तुरंत लाल हो गईं और कुछ नहीं हुआ। कोई जवाब नहीं मिला। उसे देखते हुए मेरी नाक में भी चुभन होने लगी। मैंने वह गर्म टॉवल नीचे रख दिया जो मैंने पकड़ा हुआ था। मैं मुड़ा और जल्दी से बाहर निकल गया। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। सेलिन बिस्तर के पास बिल्कुल खाली बैठी थी। उसने अपनी माँ के पतले सूखे हाथ पकड़े और धीरे से कहा, माँ, प्लीज प्लीज जाग जाओ। मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं करूंगी। आपने कहा था मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मैं हर दिन प्रैक्टिस कर रही हूँ। एड्रियन कहता है अब ये पापा से भी अच्छी है। प्लीज उठो और खुद देखो। मैं ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ भागता हुआ वापस आया। सेलिन की वह बातें सुनकर मेरी आंखें गर्म हो गईं। इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता, बिजनेस की दुनिया में उसकी जितनी भी ताकत थी वह 19 साल की थी, और अंदर से वह अभी भी अपनी माँ को बहुत चाहती थी। एक हादसे ने उसे पूरी कंपनी अकेले संभालने पर मजबूर कर दिया था, उस दुनिया के हर मुश्किल मोड़ का अकेले सामना करते हुए। और वह सिर्फ एक गर्म जगह चाहती थी जहां वह घर आ सके, एक ऐसी जगह जहां वह आराम कर सके जब बोझ बहुत ज्यादा हो जाए। लेकिन सबसे सुरक्षित जगह जिसे वह जानती थी एक टूटी हुई कश्ती बन गई थी जो खुले समुद्र में अकेले भटक रही थी। उसके माँ बाप अपने बिस्तरों पर लेटे थे, अभी भी उन तक पहुंचा नहीं जा सकता था। हर दिन वह इस डर के साथ जीती थी कि कोई बड़ी लहर आएगी और उस एक जगह को भी डुबो देगी जिसे वह अपना कह सकती थी। डॉक्टर ने सेलिन की माँ को ध्यान से चेक किया, हम दोनों की बेचैन आंखों के सामने। वह बस अपना सर हिला पाया। शायद यह बस शरीर का अपने आप हिलना था। वह कब होश में आएगी यह कहना बहुत मुश्किल है। वह आज रात आंखें खोल सकती है या... डॉक्टर ने अपनी बात पूरी नहीं की। बात साफ थी, बुरे के लिए तैयार रहो। बहुत ज्यादा चांस था कि वह कभी होश में न आए। डॉक्टर को अदब से बाहर छोड़ने के बाद मैं धीरे से वापस आया और सेलिन के पास खड़ा हो गया। मैंने उसे अपना थका हुआ सर मेरे सीने पर रखने दिया। मैं उसकी कंपी महसूस कर सकता था, वह गहरा डर कि वह अपने सबसे प्यारे लोगों को हमेशा के लिए खो देगी। मैंने अपने होंठ भींच लिए। मैं जानता था कि मेरी कोई भी बात काफी नहीं होगी। मैंने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया, उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए उसे जितनी भी थोड़ी गर्मी दे सकता था देने की कोशिश कर रहा था। सेलिन के आंसू मेरी शर्ट के कंधे पर गिरकर भीग गए और मुझे अपने सीने में भी दर्द महसूस हुआ। बहुत देर की खामोशी के बाद मैंने अपने गले की खराश को इग्नोर करते हुए कहा, सेलिन,
क्या हो अगर हम एल्डर साइलस को बुलाएं? मेरे इर्द गिर्द की बाहें धीरे से कस गईं, जैसे वह मुझे अपने अंदर दबाना चाहती हो, लेकिन मुझे उसमें बस उसकी अंदर की तकलीफ महसूस हुई। मैंने अपनी आवाज़ धीमी रखी। किसी और बात की चिंता मत करो, मैं एल्डर साइलस को यहाँ लाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उस शाम लू फैमिली का ड्राइवर हमें लेने आया। पूरे रास्ते सेलीन मेरे गोद में सर रखकर सो गई। मैंने एल्डर साइलस को 1 डज़न से ज्यादा बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। गाड़ी लू फैमिली के घर में आराम से अंदर आई। मैं चुपचाप सेलीन के पास ही रहा। जब वह पूरी तरह सो गई तभी मैं वहां से निकल गया। मैं अकेला टैक्सी लेकर लिंडन फैमिली के घर वापस गया। लिंडन घर का माहौल भी ठीक नहीं था। लीरा शूटिंग से वापस आ चुकी थी। रे पूरे दिन अपने कमरे में बंद था। नाडिया के बिना बुलाए आने से वह अभी भी परेशान था। अगली सुबह बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। पूरा शहर जैसे धुंध की एक भूरी चादर में लिपटा हुआ था। जहां देखो सफेद और भूरा रंग था, सूरज कहीं नहीं था। सुबह के 7 बजे भी ऐसे लग रहे थे जैसे सुबह होने से पहले के 4 बजे हों। लीरा पूरी रात करवटें बदलती रही और मुश्किल से सो पाई थी। जब उसे लिविंग रूम में हल्की सी आहट सुनाई दी, वह तुरंत उठकर देखने गई। वह ठीक वक्त पर पहुंची और उसने मुझे सामने का दरवाजा बंद करते और जाने के लिए मुड़ते हुए देखा। वह जल्दी से लिविंग रूम में गई और खिड़की खोल दी। बाहर बिजली कड़क रही थी। वह खिड़की पर खड़ी चुपचाप इंतजार करती रही। बारिश की पर्दे के पीछे से उसने मेरी शक्ल देखी, छतरी उठाए हुए। मैं तेजी से बिल्डिंग के गेट की तरफ जा रहा था। मैं उसी बिजनेस कार में बैठा जिसमें वह पहले भी सफर कर चुकी थी। इतनी सुबह ऐसी बारिश में वह अकेला कहाँ जा रहा होगा। गाड़ी के अंदर मैंने छतरी एक तरफ रख दी। मैंने अपने कपड़ों से पानी की बूंदें झाड़ी। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। साइलस हॉल अभी। ड्राइवर बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। सेलीन का फोन आया। क्या तुम सोए? मैंने जवाब दिया। मैंने अपनी आवाज़ गर्म और आरामदायक रखी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी परेशानी उस तक पहुंचे। सेलीन 2 पल के लिए चुप हो गई। जब वह बोली, उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप होश में आएं, लेकिन मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। तो अगर यह सफ़र काम नहीं करता तो छोड़ देना। कृपया खुद पर ज़्यादा जोर मत डालना। मैंने अपनी आवाज़ हल्की रखी। चिंता मत करो। आखिर वह मेरे उस्ताद हैं और भले ही वह अब मुझे अपना स्टूडेंट न माने, एक इलाज करने वाले का दिल लोगों को वापस नहीं भेजता। उनके पास मना करने का कोई वजह नहीं है। सेलीन चुप हो गई। वह जानती थी कि मेरे और एल्डर साइलस के बीच सब कितना बुरा खत्म हुआ था। मैंने सबके सामने उनके मुंह पर रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया था। मैं समझ गई। कंपनी की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। रास्ते में सुरक्षित रहना। और अगर एल्डर साइलस तुमसे नहीं मिलते तो कृपया खुद को तकलीफ मत देना। मैं उन्हें बाहर लाने का कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। फोन कट गया। मैं लेदर सीट पर पीछे झुक गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। डॉक्टर्स ने साफ कहा था, लेज बेहोश थे। वह कब या क्या वह होश में आएंगे ये बिल्कुल पता नहीं था। पहले मुझे लगा था कि इतना बुरा नहीं होगा, शायद वह कुछ महीने सोएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन लगभग 1 साल बीत गया था, कुछ भी नहीं बदला था। सेलीन को हर दिन वह चिंता उठाते हुए देखना, जबकि वह खुद को हर मुश्किल के सामने मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। मैंने एल्डर साइलस से मिलने की कोशिश शुरू की थी। हर कोशिश बेकार गई। चाहे कितनी भी बार मैं अपना घमंड छोड़कर उनके दरवाजे पर गया, चाहे कितनी भी बार मैंने सच्ची माफी भेजी, एल्डर साइलस ने हर बार मना कर दिया। कल उनकी हालत कितनी खराब हो गई थी, यह देखकर ऐसे निशान थे कि वह किसी भी वक्त जा सकते थे। और डॉक्टर की राय भी वही थी, सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। मैं कैसे खड़ा रह सकता था और सेलीन को अपने सबसे प्यारे लोगों को खोते हुए देख सकता था और कुछ न करता। बाहर की बारिश पूरे शहर को निगलने के लिए तैयार लग रही थी। सड़कों पर दिखाई देना लगभग 0 था। सुरक्षा के लिए ड्राइवर ने धीमी रफ्तार रखी। साइलस हॉल तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगा। जब ड्राइवर मेरे साथ बाहर निकलने लगा, मैंने उसे कहा, गाड़ी में ही रहो। मैंने अपनी छतरी ली, दरवाजा धकेला और बाहर निकल गया। बारिश इतनी तेज थी कि छतरी का कोई फायदा नहीं था। मेरे जूते कुछ ही सेकंड्स में ठंडे पानी में डूब गए। मेरी पतलून घुटने से भी ऊपर तक भीग गई। हवा के साथ आती बारिश ने मेरे बाकी शरीर पर भी कोई रहम नहीं किया। मौसम की वजह से सड़कें पूरी तरह खाली थीं। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। साइलस हॉल के भारी दरवाजे बंद थे। कोई विजिटर नहीं। मैंने उन बड़े लाल चमकदार लकड़ी के दरवाजों को देखा, एक लंबी सांस ली और खुद को संभाला। मैंने भारी पीतल के दरवाजे के नॉकर को जोर से बजाया और बारिश से भी ऊंची आवाज में कहा, आपका स्टूडेंट एड्रियन एल्डर साइलस से मिलना चाहता है। मैं एल्डर साइलस से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने इस स्टूडेंट को थोड़ा वक्त दें। बारिश ने सब कुछ दबा दिया। मैं रुका नहीं, मैं नॉक करता रहा। आपका स्टूडेंट एड्रियन एल्डर साइलस से मिलना चाहता है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वहां बारिश में आवाज लगाता रहा। फिर वह भारी दरवाजे कर्राहट के साथ थोड़े से खुले। दरवाजे के बीच में एक औरत खड़ी थी, साफ साधारण कपड़ों में, बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसका चेहरा ठंडा और दूर का था। एल्डर साइलस आपसे नहीं मिलेंगे, कृपया चले जाइए। वह बिना सोचे उसे फिर से बंद करने लगी। मैंने दरवाजे को जोर से धकेला और साइड से अंदर घुस गया। तुम जबरदस्ती अंदर नहीं आ सकते। वेरा का सब्र टूट गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और मेरे पीछे आई। एल्डर साइलस ने कहा है कि वह आपसे नहीं मिलेंगे। वेरा के पीछे 3 या 4 और लोग साधारण कपड़ों में दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया। वह साइलस हॉल के स्टूडेंट थे। उन्होंने मुझे एंट्रेंस पर मजबूती से पकड़ लिया। मुझे मेन हॉल की तरफ 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। यह साफ था, इस बार एल्डर साइलस ने अपना मन बना लिया था। बारिश छतरी पर तेज और जल्दी जल्दी गिर रही थी। मैंने उन लोगों को देखा जो मेरे रास्ते में खड़े थे। मैंने अपने होंठ को जोर से काटा। मैंने छतरी बंद कर दी और मैं पत्थर की सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठ गया।
बारिश ने सब कुछ तुरंत भिगो दिया। मेरे बाल मेरे फीके चेहरे पर चिपक गए थे। आंसू भी थे जो मुझे पता ही नहीं चला कब गिरने लगे। मैंने मेन हॉल की तरफ अपनी आवाज़ ऊंची की। आपका स्टूडेंट जानता है उसने गलती की है। मैं अपने मास्टर से गुजारिश करता हूँ, कृपया मुझे बस एक पल दे दें। स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को देखा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वेरा ने उस पतली सी शक्ल को देखा जो तेज बारिश में घुटनों के बल बैठा था। उसके अंदर कुछ था जो इसको रोक नहीं पाया। वह पलटकर जल्दी से ग्रैंड मास्टर को बताने चली गई। ग्रैंड मास्टर, एड्रियन बाहर घुटनों के बल बैठा है। ऐसी बारिश में अगर वह बीमार हो गया, कृपया क्या आप उससे मिलेंगे नहीं? साइलस के हाथ में ब्रश था। वह कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा था। हर स्ट्रोक ताकत से लग रहा था, तेज, सही और बिना हिले। यह उस आदमी का काम था जो किसी के सामने नहीं झुकता। उसने नोक को स्याही के पत्थर में डुबोया। उसने बिना जल्दी किए कहा, उसे घुटनों के बल बैठे रहने दो। क्या वह सोचता है कि साइलस हॉल ऐसी जगह है जहां कोई भी जब चाहे अंदर आ सकता है? जब उसकी टांगें सुन्न हो जाएंगी और घुटनों में दर्द होने लगेगा तो वह खुद ही चला जाएगा। वीरा ने अपने होंठ भींच लिए, काफी देर तक हिचकिचाई और फिर ध्यान से बोली, ग्रैंड मास्टर, मुझे लगता है इस बार एड्रियन को सच में आपकी जरूरत है। जो भी किसी को आपके दरवाजे पर घुटनों के बल लाता है वह जिंदगी का मामला होता है। कृपया रहम करें और उसके पास जाएं। लोग हर दिन मेरे पास इलाज के लिए आते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं जिनके दिल साफ होते हैं। जो वफादारी छोड़ देता है जैसे ही कुछ बेहतर मिलता है, मैं ऐसे लोगों की मदद नहीं करता। ब्रश को मजबूती से वापस उसकी जगह पर रख दिया गया। बाकी बची स्याही डेस्क पर फैल गई। साइलस की आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने उस स्क्रोल को देखा जो उसने अभी अभी खत्म किया था। नया बांस पुराने से ऊंचा उगता है। यह सब बड़े शाख की वजह से है जो उसे सहारा देती है। गुस्सा खत्म हो गया। उसकी जगह कुछ ज्यादा भारी चीज ने ले ली, एक गहरा अनसुलझा शिकवा जो जाने को तैयार नहीं था। उसने स्क्रोल को लपेट दिया। उसकी भारी आवाज से दो शब्द निकले, उससे नहीं मिलूंगा। इस सब के नीचे कुछ ऐसा था जिसे वह नाम नहीं दे पाया। हिचकिचाहट, अकेलापन और अपने स्टूडेंट से एक मायूसी जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वीरा बिल्कुल समझ गई थी कि ग्रैंड मास्टर किस हाल में थे। जिसने गांठ बांधी थी वही उसे खोल सकता था। उसकी बातें मदद नहीं करेंगी। वह सिर्फ उस फैसले की इज्जत कर सकती थी जो उसने लिया था। वह वापस बाहर आई उसका जवाब देने के लिए। कृपया चले जाएं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं वह आपसे नहीं मिलेंगे। यहाँ घुटनों के बल बैठने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं पूरी तरह भीग चुका था। पानी मेरे हर हिस्से से टपक रहा था। मेरा शरीर ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। मेरे दांत काफी देर से बज रहे थे, लेकिन मैंने अपनी पीठ सीधी रखी। मैं हिला नहीं। आज जो भी रुकावटें आएंगी, मुझे एल्डर साइलस से मिलना ही था। मुझे उनसे कहना था कि वह आएं और लियाइस का इलाज करें। कृपया एल्डर साइलस को बता दें, अगर वह मुझसे नहीं मिलेंगे तो मैं यहाँ घुटनों के बल बैठा रहूंगा जब तक वह नहीं मिलते। वीरा ने एक लंबी सांस छोड़ी। अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने साइलस हॉल को दौलत और रुतबे के लिए छोड़ा था। ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश की। तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम ही थे जिसने वह बातें कही थीं जिसने उस्ताद और स्टूडेंट के रिश्ते को तोड़ दिया था और उन्हें बहुत गहरा जख्म दिया था। चाहे तुम यहाँ घुटनों के बल बैठे रहो जब तक तुम्हारी दोनों टांगें जवाब न दे दें। ग्रैंड मास्टर तुमसे नहीं मिलेंगे। मैंने अपने होंठ भींच लिए जो ठंड से बेरंग हो चुके थे। उसकी बातों में बहस करने जैसा कुछ नहीं था। मैं मानता हूँ 5 साल पहले मैं बेरहम और पत्थर दिल था। मैंने उनके सामने रिश्ता तोड़ दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के साइलस हॉल से चला गया। जो भी वजह रही हो, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। मैंने उनके साथ गलत किया था। मैंने वह सब बर्बाद कर दिया था जो उन्होंने मुझे दिया था। गलती गलती होती है, कोई बहाना नहीं होता। अगर मैं और कुछ कहता तो वह सिर्फ सफाई जैसा लगता। अब जो जरूरी था वह थी सच्चाई, एक सच्ची माफी और माफी की एक सच्ची गुजारिश। मैं कमजोर पड़ रहा था। हर चीख पिछली से ज्यादा ताकत ले रही थी। मुझे खुद को संभालना था इससे पहले कि मैं फिर से अपनी आवाज ऊंची कर पाता, इससे पहले कि मैं एक बार फिर पुकार पाता। मैं जानता हूँ मैंने गलती की। कृपया बस मुझसे मिल लें। दूसरी मंजिल पर खिड़की पर साइलस ने चुपचाप उसे थोड़ा सा खोला था। उसने नीचे देखा, ठंडी आंखों से बारिश में उस शक्ल को जो हवा में पत्ते की तरह कांप रही थी। उसकी बूढ़ी धुंधली आंखों के किनारे हल्के लाल हो गए। यह पहला स्टूडेंट था जिसे उसने अपने हाथों से पाला था। वह बच्चा जिसे उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। और अब वह बच्चा तेज बारिश में टूटा हुआ और भीगा हुआ उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसे दर्द कैसे नहीं होता? लेकिन यह लड़का हमेशा घमंडी था, अंदर से पत्थर दिल, कभी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं, इंसानी रिश्तों की गर्माहट को कभी नहीं समझा। हमेशा दूसरों की कीमत लगाता था। हमेशा वह फैसला सोचता था जो उसके अपने फायदे को बढ़ाए। कभी किसी की मेहरबानी को सच में नहीं अपनाया। आंखें हमेशा बचाव से भरी रहती थीं। हमेशा अगले खतरे के लिए तैयार रहता था। 5 साल पहले नाडिया खुद लोगों के साथ मुझे वापस लेने आई थी और मुझे ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ने से मना कर दिया था। साइलस अंदर ही अंदर समझ गया था। हर्विक परिवार में पलते हुए मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन उसने तब मुझसे बेहद सच्चे दिल से गुजारिश की थी। मुझे फिर से हॉरिक परिवार की मांगों के सामने हार न मानने के लिए कह रहा था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट या पछतावे के चला गया था। उनके सामने अपने रिश्ते का अंत घोषित किया। दौलत और ताकत की तरफ वापस चला गया। सिर्फ रुतबे के पीछे भाग रहा था। वह स्टूडेंट जिसे उसने पोते की तरह प्यार किया था ऐसी बातें कह रहा था। यह उसके दिल में तलवार की तरह चुभ गया था। शायद मैंने अपने विकल्पों को तोला था और उसी हिसाब से चुना था, लेकिन मेरी सभी हिसाब किताब में उन सभी कारकों में जिन्हें मैंने तोला था, उनकी मेरे लिए सच्ची परवाह, उनकी शिक्षा कभी गिने ही नहीं गए थे।
और अब वही घमंडी, न छुआ जाने वाला नौजवान घुटनों के बल बैठा था, अपनी हर आखिरी इज्जत को छोड़कर उनके सामने आने के लिए। शायद उसे आखिरकार कोई मिल गया था जो उसे बदल सकता था, कोई जिसने उसके पत्थर दिल को सिखाया था कि दूसरे की अच्छाई को पाना कैसा लगता है। ड्राइवर काफी देर से इंतजार कर रहा था, मेरे कोई निशान न मिलने पर। परेशान होकर उसने रिपोर्ट करने के लिए फोन किया। डायरेक्टर लू, एड्रियन 1 घंटे से साइलस हॉल के अंदर है, वह अभी तक बाहर नहीं आया। सेलिन के हाथ से पेन गिर गया। एक तेज, नियमित दर्द उसके सीने में उठा। कुछ बहुत गलत है, अंदर जाकर उसे तुरंत चेक करो। मैंने पहले ही नॉक किया था, उन्होंने मुझे बताया कि हॉल आज विजिटर्स को नहीं ले रहा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। मुझे एड्रियन अंदर से आवाज लगाते हुए सुनाई दे रहा है, एल्डर साइलस से माफी मांग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि एल्डर साइलस अभी भी उससे नहीं मिलेंगे। ऐसी बारिश में क्या वह अभी भी बाहर आंगन में भीग रहा है? सेलीन की सांस अटक गई। उसने खुद को संभाला। उसने एक पल सोचा, फिर अपना हुक्म दिया, जैसे ही कुछ बदलता है मुझे तुरंत बताओ, मैं अभी निकल रही हूँ। उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, चाव ने जल्दी से दरवाजा खोला। डायरेक्टर लू, बोर्ड मेंबर सब आ चुके हैं, वह आपका इंतजार कर रहे हैं मीटिंग शुरू करने के लिए। सेलीन ने अपने दांत कसकर भींच लिए। इसके लिए यही पल मिला था। मैं 2 घंटे से ज्यादा साइलस हॉल के बाहर घुटनों के बल बैठा था। ठंड मेरी हड्डियों तक घुस चुकी थी। जैसे ही मेरी होश मुझसे निकलने लगी, मुझे आखिरकार एक जानी पहचानी धुंधली शक्ल दिखी। मास्टर, आपका स्टूडेंट जानता है उसने गलती की। मेरी आवाज मुश्किल से सांस जैसी रह गई थी। साइलस ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी धीमी सांस छोड़ी। उसकी हिम्मत आखिरकार टूट गई। उठो। मेरी आंखें ऐसे जज्बातों से भर गईं जिन्हें मैं नाम नहीं दे पाया। मेरे गले में ऐसा दर्द था जो रोने पर मजबूर कर देता है। शुक्रिया मास्टर। मैंने दोनों हाथ गीली जमीन पर दबाए और खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की। वेरा पहले ही छतरी के साथ आ रही थी, मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन मेरा शरीर बिना किसी चेतावनी के जवाब दे गया। एक अचानक झटका, एक सफेद रोशनी और मेरी हर आखिरी ताकत मुझे छोड़ गई। मैं बारिश में गिर गया। आखिरी चीज जो मैंने होश खोने से पहले सुनी वह साइलस की बेचैन आवाज थी, यह नादान बच्चा, इसे ईस्ट विंग में ले जाओ, अभी।